ओके, गुड इवनिंग। तो हाजिर है हम एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर के लिए हम थोड़ा सा अपना टेस्ट चेंज कर रहे हैं। हमारे पास ऑडिटिंग ऑडिटिंग चल रही थी ना कि सैम्पलिंग करो, ये वो करो, ठीक है। तो आज हम एक अच्छा सा चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास अब कहीं ना कहीं रूल्स आने वाले हैं, प्रोविजन आने वाले हैं। तो जब प्रोविजन आएंगे, याद रखना, पेपर देने से पहले और पेपर से 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको क्या करना है, ऐसे हाथ जोड़ने हैं कि हे प्रभु, जो हमारे पेपर सेट कर रहे हैं वो प्रोविजन वाले क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा डालें। पता है आपको क्यों? क्योंकि प्रोविजन है 30 दिन, तो आपको 30 दिन लिखना पड़ेगा। अगर वो चीज आपको आती है तो आपने 30 डेज लिख लिया, आपको पॉइंट्स ही नहीं याद करने कि एक्सप्रेस करो, कैपेबिलिटी के हिसाब से हो, स्टैंडर्ड फॉलो करो, ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रोविजन के साथ क्या होगा? प्रोविजन के साथ होगा जो आंसर है आपको वही लिखना पड़ेगा और वहां पे मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो ये वही अपना प्रोविजन वाला चैप्टर है। इसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं लग रहे, सबसे बड़ी बात। तो आपको ऐसे का नेम ही नहीं याद रखना। डन। अब अपन शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। चैप्टर नंबर 13A। ये वैसे ना, अगर मैं आईसीए के हिसाब से बोलूं, ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 को मैंने 2 बाइफर्केशन में बांट दिया। एक है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। डिफरेंट एंटिटीज यानी कि जैसे आज हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स ने मूवी देखने जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? थिएटर, सिनेमा। सिनेमा की आप सोच के देखो, सिनेमा वाले भी तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म या कंपनी के तौर पे या सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर्ड होते हैं कि नहीं होते? एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। उनकी अगर आपको ऑडिट मिल जाए, कैसे ऑडिट करते हैं अपन, है ना? टिकट्स चेक करना, ये वो सब चीजें। हॉस्पिटल, उनकी भी ऑडिट होती है। होटल्स, उनकी भी ऑडिट होती है। तो ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये चैप्टर नंबर 13 का नेम है। तो उसमें ना ये वाले पॉइंट्स आते हैं। होटल की ऑडिट करनी है तो कैसे, स्कूल की ऑडिट करनी है, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, सिनेमा की, पार्टनरशिप फर्म की, लाइक दैट। उसी के साथ इन्होंने क्या टॉपिक दिया हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी ऑडिट। डन। तो आपके पास बड़े सारी चीजें आएंगी यहाँ पे। किस किस की ऑडिट आएंगी? पार्टनरशिप फर्म की, सोल प्रोप्राइटर की, होटल की, हॉस्पिटल की, और उसमें से एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट। ऐसी एक कंपनी की ऑडिट भी तो होनी चाहिए, तो उसके लिए अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, कंपनी ऑडिट। आई थिंक अब आपको माइंड क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट पार्टनरशिप फर्म से लेकर कंपनी तक सबकी होती है। इन सभी को आप बोलते हैं पर्सन, इंडिविजुअल नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं? डिफरेंट पर्सन। तो हर पर्सन की ऑडिट होती है, तो उसी के लिए चैप्टर नंबर 13 है। तो इसमें से एक लास्ट टॉपिक क्या था? पर्सन में एक पर्सन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी एक पर्सन होता है। तो इसको मैंने थोड़ा अलग से बांट दिया। ये आपका चैप्टर है, लिख दो सिमिलर टू कंपनीज एक्ट, सिमिलर टू कंपनीज ऑडिट। ये जो आपका चैप्टर है सिमिलर टू कंपनीज ऑडिट, सिमिलर टू कंपनी ऑडिट। तो जैसे आपको पहले अगर मैं कंपनी ऑडिट करवा देता, फिर ये करवाता, फिर 1 घंटे का चैप्टर था। अब मैं पहले ये करवा रहा हूँ, कंपनी ऑडिट बाद में करवा रहा हूँ, तो 1 घंटे से 15-20 मिनट ऊपर चले जाएंगे। फिर आपको कंपनी ऑडिट के टाइम पे उतना टाइम कम लगेगा। होगा क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं? एक पर्सन होती है, जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, और कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ। वैसे ये कौन होती है? एओपी, बीओई। ऐसे ये कौन होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका अपना एक्ट होता है 1912 इज राइट। 1956 कंपनीज एक्ट का होता था, और वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। तो एक चीज याद रखना, जो मुर्दे हैं उनको याद भी ना करें, है ना, वरना वो डराते बहुत हैं। जैसे एक मैसेज पढ़ रहा था मैं कल परसों कि एक लड़की जा रही होती है रात को अकेली, तो 4-5 लफंडर लड़के से आ जाते हैं, कहते हैं आपको डर नहीं लग रहा अकेले रात को? तो कह रहे जब जिंदा थी ना तब लगता था। तो इसलिए अच्छा है कि मुर्दों को याद ही मत करो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है? 1912। अब आप इसके नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट। सिर्फ? ऐसा हो नहीं सकता, वैसे 3 हो गए। एग्जाम्पल को छोड़ देना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस को 4 डाल दो, फिर अगला रिस्ट्रिक्शंस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, उसके बाद आ गया स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 12। एग्जामिनेशन को 12 ही डाल दो आप ना, ठीक है। चलो, नंबरिंग बाद में चलती रहेगी। अब आप पहले पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें ना है क्या, पहले मैं आपको इश्यू बता देता हूँ, तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? ये भी अलग से पर्सन, जैसे जिन्होंने फ्लैट वगैरह बना लिया। अब अमूल कंपनी का नाम हमने सुना हुआ है, लेकिन अमूल सच में कंपनी नहीं है,
वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड है। हम तो लेकिन ये बोलते हैं ना अमूल कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। अमूल अपने आप में टेक्निकली कंपनी नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बाहर वाले लेमैन के लिए तो कंपनी भी एक ही चीज होती है, फर्म भी एक ही चीज है। वो मतलब ब्रांड को कंपनी समझते हैं, ब्रांड अलग चीज है, लेकिन किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो वो अलग चीज है। हम अब सीए वाले समझ सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है कौन? अमूल। अब इसमें अगर मेरे को अमूल कंपनी की, है ना, शब्द तो यही निकल रहा है बार बार, अगर मेरे को अमूल कंपनी की ऑडिट करने जानी है तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि ऑडिटर कौन हो सकता है, उसके पास क्या ड्यूटीज होंगी, उसके पास क्या पावर्स होंगी, समझ गए? तो अमूल में मेरे को ऑडिट करने जानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने मुझे ऑडिटर अपॉइंट करना है, मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, कौन सी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, ये सब पॉइंट्स आपको देखने हैं। क्लियर है? अमूल की ऑडिट करने जानी है, वहां की अमूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी अपॉइंटमेंट से लेके मेरी रिपोर्टिंग करने तक के सारे प्रोविजन आने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो सबसे पहले आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जांपल लिख दो, फॉर एग्जांपल अमूल। अपार्ट फ्रॉम सीए, और ये चीज अगर आपको याद हो ना, बेसिक क्लास में मैंने करवाई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीए के अलावा उसी एक्ट का कोई डिप्लोमा होल्डर या प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वाला कोई होल्डर हो, वो भी ऑडिट कर सकता है। तो पहला वर्ड ही क्लियर हो गया। यानी कि अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले शब्द ने हिला के रख दिया, अपार्ट फ्रॉम सीए, विद इन द मीनिंग ऑफ सीए एक्ट, सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट हैव परमिटेड पर्संस holding government diploma in cooperative society and accountancy are also the person, circle कर दो, as also the person, also को circle कर दो, who has served as an auditor in the cooperative society of any government under this act। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में, देखो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बना रहा हूँ। सीए तो है ही है, नथिंग कैन बीट द चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या सही फीलिंग आई ना ये सुन के, है ना? तो एक तो सीए, दूसरा अदर प्रिस्क्राइब्ड डिप्लोमा होल्डर्स, अदर प्रिस्क्राइब्ड डिप्लोमा होल्डर। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, ठीक है? तो इसको लिख दो ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या सिर्फ सीए ही ऑडिट कर सकता है? ट्रू या फॉल्स? कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिर्फ सीए ही ऑडिट कर सकता है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि साफ लिख दिया इन्होंने, डिप्लोमा होल्डर्स है या अदर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस भी है, मतलब वो शब्द कुछ भी यूज कर ले। चलो पॉइंट नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाय द रजिस्ट्रार, कंपनीज का अपना आरओसी होता है, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का आरओसी है ये। ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय आरओसी। Auditor so appointed conduct the audit on behalf of registrar and supports his report to him, circle कर दो, report to him and also to the society। यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय आरओसी, बाय आरओसी। ऑडिट फीस पेड बाय सोसाइटी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैट्यूटरी स्केल ऑफ फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फीस कौन पे करेगा? फीस भी आरओसी पे करेगा क्या? फीस तो वही सोसाइटी, कहने का मतलब कंपनी पे करेगी। और अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका नन्ना मुन्ना ऑडिटर है, ऑडिटर रिपोर्ट सौंपना चाहता है, किन 2 पर्संस को रिपोर्ट सौंपेगा? आरओसी को और सोसाइटी को। ऑडिटर है, रिपोर्ट दे रहा है, नंबर 1 आरओसी को, नंबर 2 सोसाइटी को। डायग्राम बनाते चले जाना अपने इस पूरे चैप्टर में, ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनते चले जाएंगे। और ट्राई करना ये डायग्राम्स ना राइट साइड पे बनाना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे फिर आपकी स्पाइरल हो जाएगी, है ना? तो ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा नोटिंग राइट साइड पे करो, या फिर वो जो बॉक्सेस में थोड़ी थोड़ी जगह बच जाए वहां पे। चले जी आगे। सबसे पहले में क्वालिफिकेशन कौन होना चाहिए? सीए प्लस प्रिस्क्राइब्ड डिप्लोमा होल्डर या क्वालिफिकेशन। पॉइंट नंबर 2, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आरओसी करेगा। रिपोर्ट किसको देनी है? आरओसी प्लस सोसाइटी को। और तीसरे पे फीस कौन पे करेगा? डिसाइड किस स्केल के अकॉर्डिंग? आरओसी स्टैट्यूटरी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अमूल ने क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है?
कह रहे हैं अंडर द सेक्शन 43, क्या हमें सेक्शन याद रखने हैं? मत रखना। कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 10 आएगा, वहां पे सेक्शन मैं याद करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, इसमेम मत करना। पहला फोकस प्रोविजंस पे। कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम द रूल्स, बोल्ड में आपको समझ आ गया होगा, SG बता देगी। अब यहाँ पे SG वर्ड क्यों आया हुआ है? देखा जाए कंपनीज एक्ट में तो कंपनीज एक्ट बता देता था, और कंपनीज एक्ट स्टेट वाइज लगता है कि पूरे इंडिया पे लग रहा होता है, कंपनीज एक्ट पूरे इंडिया पे लग रहा होता है, इसलिए वहां पे कौन बताता है? कंपनीज एक्ट। अब थोड़ी सी हैरान करने वाली बात सुनो, कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो स्टेट वाइज होते हैं। जिस स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अच्छा होता है, बाकी वाले वहां से कॉपी पेस्ट करके अपना एक्ट बना लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है महाराष्ट्र वाला, और फिर उनके ROC अलग अलग बैठे हैं। किसी किसी स्टेट में 2-2 ROC भी बैठे हैं, जैसे महाराष्ट्र में ही वो जिनके एरियाज बड़े होंगे, महाराष्ट्र हो गया, यूपी में नहीं है ऐसे, मतलब 2-3 जगह हैं जहाँ पे फिर ROC भी एक से ज्यादा बैठते हैं। तो सबसे पहले इसलिए इन्होंने क्या बोला है? स्टेट। क्यों? क्योंकि स्टेट वाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश बुक, जर्नल लेजर, पर्सनल लेजर, स्टॉक रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर जोड़ लो इसके साथ, शेयर होल्डर रजिस्टर जोड़ लो इसके साथ, सेल परचेज बुक्स जोड़ लो, ये वो। इट इज वेरी मच क्लियर दैट रिक्वायरमेंट अंडर स्टेट एक्ट, आ गया स्टेट एक्ट, रिजेंबल द प्रोविजन मेड अंडर द कंपनीज एक्ट। रिजेंबल मतलब है ना, सिमिलर सा लिख दो, रिजेंबल मतलब सिमिलर। तो इन्होंने बोल दिया, अगर मैं कहूं प्रोविजंस लिखो, इसको जल्दी जल्दी लिखना फास्ट, प्रोविजंस ऑफ COS लिख दें, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिमिलर विद कंपनीज एक्ट। सिमिलर है, सेम नहीं है। जैसे कि कौन कौन सी बुक्स इन्होंने बता दी, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, इसके लिए कोई आसान शब्द बताओगे? इसको लिख दो कैश बुक। ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द सोसाइटी। बेचारों को आसान कहाँ पसंद है ना, हमारी ऑडिट वालों को या ड्राफ्टमैन को। तो इन्होंने क्या लिख दिया? कैश बुक बनानी है। ये क्या चीजें हैं? टॉपिक क्या चल रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बनानी है अमूल वालों को? कैश बुक तो बनानी है। सेल परचेज बुक, यानी कि इसको मैं P&L अकाउंट नहीं कह सकता, सेल बुक परचेज बुक बनानी है, एट द एंड फिर बाद में P&L बनाना पड़ जाएगा। एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट, तो लिखो P&L बैलेंस शीट आइटम, इधर हो गया P&L बैलेंस शीट। और सबसे मुश्किल पॉइंट मैं आप पढ़ने वाला हूँ, सच एडिशनल रिकॉर्ड एज इट मे थिंक फिट या नेसेसरी। क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं? सबसे पहला SG बताएगा, तो फर्स्ट पॉइंट के साइड पे लिख दो SG, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। फॉर एग्जांपल में महाराष्ट्र ने यही बताए हुए हैं। तीसरे में इन्होंने बताए हुए कौन सी? कैश बुक हो गया, सेल परचेज हो गया, एसेट्स लायबिलिटीज, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में कैश बुक नहीं लिखना, क्या लिखोगे? सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, पैसा आया पैसा गया, ठीक है, सिंपल शब्दों में कैश बुक। सेल परचेज के रिकॉर्ड्स, एसेट लायबिलिटी के रिकॉर्ड, और सबसे मुश्किल जो मैं बताऊंगा आप लोगों को नहीं पता चलेगा, सच एडिशनल रिकॉर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सच एडिशनल रिकॉर्ड। अब बताओ सर, अब भाई ना मजेदार कह रहे हैं और कौन कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स हैं? प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्स, FD के रजिस्टर जो आपने बैंक में FD करवा के रखी होंगी, श्योरिटी रजिस्टर जो आपने गारंटी ली दी होगी, डेली कैश सेल समरी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या लोन डिसबर्समेंट या रिकवरी रजिस्टर्स। जल्दी से पढ़ो, बोलो मेरे को एक बार के लिए, एडिशनल रिकॉर्ड्स में क्या क्या है? प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, डेली कैश समरी, श्योरिटी रजिस्टर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वाला रजिस्टर, लोन डिसबर्समेंट या रिकवरी, और FD। चले जी आगे, 3 पॉइंट हो गए बातों ही बातों में। चौथा पॉइंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर होल्डिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज की तरह की होती है, उसमें भी फिर शेयर्स होंगे तो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होंगे। मेंबर कितने कितने शेयर्स रख सकते हैं, कितने की शेयर होल्डिंग ले सकते हैं? सेक्शन 5 अभी के लिए याद नहीं रखना। इन केस ऑफ अ सोसाइटी वेयर द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी है। कंपनीज एक्ट में भी तो यही होता है, आपकी लायबिलिटी शेयर वैल्यू तक या गारंटी तक लिमिटेड होती है। नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, तो ये मेंबर के लिए बात कर रहे हैं।
शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी एज इट वुड एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 1000 रुपए। मेरे को ये सोल्व करके बता दो कहानी क्या है। हजार रुपए के जितने भी शेयर्स थे उनका 20%। कैसे? हजार रुपए वाले जितने भी शेयर्स थे उनका 20%। नहीं, एक शेयर होल्डर के पास 20% होना चाहिए और मैक्सिमम 1000 शेयर्स होने चाहिए। 1000 शेयर्स नहीं है यार, ₹1000। हाँ, ₹1000। कल रात को भी आपने फिर यही डाउट ऐसा ही पूछा था। अब बोलो कुछ और। इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, ईगो पे बात आ रही है। अब ईगो पे लाइन यहां से ही शुरू है, नो मेंबर ऑफ सोसाइटी मतलब कोई भी अदर देन रजिस्टर्ड 20% से ज्यादा, मतलब चलो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ, उस फॉर्म में देखते हैं आपको पता चल रहा है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं एक्ट वाले कि कोई भी मेंबर 20% से ज्यादा शेयर्स नहीं रखेगा। अदर देन 20% से ज्यादा नहीं, नो मेंबर अदर देन, ध्यान से देखो ना, नो मेंबर और अदर देन, ये अब आपकी अंग्रेजी वीक है मेरी तरह। नो मेंबर अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि अदर देन को छोड़ ही दो ना। समझ लो इसको, मैं एक बार के लिए आपको ऐसे करता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आप भी ब्रैकेट में डालो। आपको पता ही है अदर देन को मेरे को ब्रैकेट में डलवाने की आदत है, तो अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी को गोली मार दो बस। अब बात करो नो मेंबर विल होल्ड द सिक्योरिटी, यानी कि वो नो और नो कट गया ना आपस में, माइनस और माइनस कट गया, तो यानी कि एक मेंबर की बात हो रही है। ये अंग्रेजी की प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दी, टेक्निकल प्रॉब्लम आप सोल्व करो। पहला क्वेश्चन, क्या एक मेंबर 20% से ज्यादा शेयर्स नहीं रख सकता, वो ये कहना चाहते हैं, क्या ठीक है? अच्छा, फिर वही मेंबर 1000 रुपए से ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं रख सकता, वो ये भी कहना चाहते हैं। इधर टोटल नंबर ऑफ शेयर है तो उधर वैल्यू है, मतलब शेयर तो रख सकते हैं पर वैल्यू 1000 रुपए तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए के शेयर रख सकता है, आप ये कह रहे हो? फिर एक शेयर भी 1000 रुपए तक का, एक शेयर 1000 रुपए का शेयर होल्डिंग है, वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग हमेशा किसी मेंबर की या शेयर होल्डर की होती है, यानी कि अगर वो 25% रख रहा है, रख सकता है, नहीं रख सकता। अगर मैं कह रहा हूँ 18% रख सकता है और वो 1200 रुपए के शेयर है, इस हिसाब से तो मतलब 5000 रुपए की शेयर कैपिटल हो जाएगी अगर वो मैक्सिमम लिमिट रखें। और ये पॉइंट ठीक भी नहीं हो रहा, ये सदियों से चलता आ रहा है। मतलब 1000 रुपए से ज्यादा भी शेयर नहीं रख सकते। हाँ, मतलब 5000 ही मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगी। हाँ, अगर मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैक कैलकुलेशन करोगे ना, तो वो यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 20% तो रख लो और वैल्यू 1000 रुपए तक। मतलब कितना इलॉजिकल पॉइंट है ये, कितना इलॉजिकल। देखो एक्ट में ये लिखा हुआ, तो अभी के लिए आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फिर से आप शुरू से पढ़ते हैं। नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, इसको तो ब्रैकेट में लिख के ना इसको इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी एज वुड एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कह रहे हैं इतने क्रॉस ना कर जाएं कि कोई भी बंदा 20% से ज्यादा नहीं रखेगा ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग शेयर होल्डिंग 1000 रुपए, और 1000 रुपए को भी क्रॉस ना कर जाएं। यहाँ पे एक पॉइंट या तो इनको ये रखना चाहिए था, मिनिमम 1000 करना चाहिए था कि कोई भी मेंबर अगर शेयर होल्डिंग रखना चाहता है तो मिनिमम 1000 की रख ले, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% तक रखे। हम किसी भी मेंबर के हाथों में ज्यादा पावर नहीं डालना चाहते, जिसके बाद जितनी पावर आती है उतनी जल्दी मोनोपोली बनती है, उतनी ज्यादा वो अपनी पावर्स को मिसयूज करते हैं। फिर अगर 50% से ज्यादा हो जाए तो वो चेंज भी तो कर सकता है, उसे कन्वर्ट करवा देगा अपन को। 50% से ज्यादा शेयर्स ले जाए तो ओनर ही हो गया एक तरीके हाँ, से। सब्सिडरी बन जाएगी, अब जो भी बोल लो। तो कहने का मतलब ये आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे कि एक तो वो 20% से ज्यादा नहीं रख सकता और वैल्यू एक्सीडिंग 1000 रुपीज। ये थोड़ा अटपटा पॉइंट है, ये अभी का नहीं है, हमारे टीचर ने जब कराया था ये तब का ही है। और दूसरा आपको ये देखना है कि कोई भी ब्रीच ना हो जाए इस शेयर होल्डिंग के लिए, ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है।
पॉइंट क्या है? पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन ऑडिटर ने क्या चेक करना है? ऑडिटर ने क्या चेक करना है कि कोई भी मेंबर 20% से ज्यादा ना रखे, और साथ में बोला हुआ वैल्यू एक्सीडिंग 1000, और ऊपर 9 से चल रहा था ये पॉइंट, इसलिए ये है कि इससे ज्यादा ना रखें, ठीक है। लेकिन अगर अब आप बात करते हैं अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, यानी कि वो रख सकती है। अब अगर मैं अदर देन को ब्रैकेट में मैंने डाल दिया था, अब मैं पढ़ूं अदर देन के लिए ये लिमिट नहीं है, यानी कि वो रख सकती है। इसमें सर आप ब्रैकेट वाले को रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सोसाइटी से नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, जैसे नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब अनरजिस्टर्ड के लिए ये प्रोविजन नहीं, सोसाइटीज अगर आपको होंगी तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। यहाँ पे मतलब वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड की इंटेंशन नहीं है, मतलब ना एक्ट की थी ना मतलब लैंग्वेज की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी लैंग्वेज में हो गई थी इनसे, वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, इनको साथ में ना कुछ मिनिमम वर्ड डाल देना चाहिए था 1000 के साथ। अगर आप एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन निकालो ना, मिनिमम हर मेंबर को 1000 रुपए का शेयर तो लेना ही है, तभी हम उसको मेंबर बनाएंगे। लेकिन मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग तक, टोटल नंबर ऑफ शेयर तक चला जाए बस। और दूसरे के साइड पे आप लिखोगे कंसीडर एनी ब्रीच। ब्रीच समझते हो ना, कि इस एक्ट को वायलेट कोई मेंबर्स ना करें, कंसीडर एनी ब्रीच। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन, इसको आप लिख लो लोन गिवन, क्योंकि फिर बोरोइंग का अलग पॉइंट आएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन गिवन, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक अ लोन टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, ये सोसाइटी है आपके पास, ठीक है, किस किस को लोन दे रही है? मेंबर को दे सकती है, अदर्स को नहीं। ये सोसाइटी लिखा है मैंने, ठीक है, ये है लोन, जल्दी से बनाओ इसको। मेंबर को तो दे देगी, अदर देन मेंबर को नहीं देगी। With the special function of registrar, registered society may make loan to another registered society। अब यहाँ पे है सोसाइटी, अगर मैं यहीं पे बनाता हूँ सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को दे सकती है, दे सकती है। सोसाइटी किस किस को दे रही है? मेंबर्स को दे सकती है, अदर पर्सन्स को नहीं दे सकती, सोसाइटी को दे सकती है। और उसके बाद कुछ अगर और रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं लोन देने को लेके। मुझे बताओ एक चीज, ये जो लोन गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? एसेट साइड, ये वो वाली चीज है, क्योंकि लोन दे रहे हैं, ले नहीं रहे। देन पॉइंट नंबर 6, रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग। बोरोइंग हमेशा टेकन के लिए होती है, तो मुझे बताओ ये लायबिलिटीज या एसेट्स? ये लायबिलिटीज। मे एक्सेप्ट द लोन और डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड अदर, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो भी उनकी लिमिट की उस सोसाइटी एक्ट ने डाली होंगी उसको कंसीडर कर लेना, या कुछ और बाय लॉज बने होंगे उस सोसाइटी एक्ट के, अपने कुछ कानून बने होंगे उसको कंसीडर कर लेना। डन। 7th, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा पेपर में आता है, और सीए फाइनल में मेरे को तो यही क्वेश्चन आया था, तब मैं सीए बना था। मतलब पता नहीं मेरे पास वाले अटेम्प्ट में आया था कि मेरे फेल वाले अटेम्प्ट में आया था, पर मैंने पेपर में किया जरूर था ये वाला क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मतलब इतना आया हुआ है ना ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में, प्रैक्टिस मैनुअल में, आरटीपी में, सेक्शन 32। तो अगर इतना आया हुआ है तो इसका सेक्शन तो आप याद कर ही सकते हैं, सेक्शन 32। सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग कंपनी कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। सबसे पहला इन द सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पहला सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कह रहे हैं वहां पे जो पैसा रखना है, एफडी करवानी है, सिक्योरिटीज लेनी है, इस बैंक में रखो और खरीदो, ठीक है। इन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो सोसाइटी सिक्योरिटीज दी हुई है वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, शेयर सिक्योरिटी डिवेंचर बॉन्ड ऑफ एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, दूसरा इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बताई गई सिक्योरिटीज में, तीसरा अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की सिक्योरिटीज में। इन एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल और स्टेट, क्योंकि वो ऊपर ही आ गया था तो अदर देन को मैं हमेशा की तरह ब्रैकेट में डाल दूंगा।
ब्रैकेट वाली चीज पॉइंट पढ़ने के बाद पढ़नी है आपको। ये अपनी ना मतलब वो इंटरप्रिटेशन निकाल लो कि जो भी आपकी ब्रैकेट वाली चीज होगी ना उसको लास्ट में पढ़ा करो, अदरवाइज ये कंफ्यूज ही कर देते हैं। एज अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, कह रहे हैं अदर कोऑपरेटिव बैंक में भी आप रख सकते हो, लेकिन वो रजिस्ट्रार से अप्रूव्ड होना चाहिए। और एनी अदर मनी परमिटेड बाय सीजी या एसजी। अब अगर मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आता है, मेरे हिसाब से फ्री के नंबर है, और ये भी नहीं है कि इक्का दुक्का आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, फ्रीक्वेंट वे में आ ही जाता है 2-3 अटेम्प्ट में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे क्या कर सकती है, इसमें इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 पॉइंट मैं बोलूंगा, 2 पॉइंट आप जो मैं नहीं बोल रहा वो बोलोगे। सबसे पहला, किसी कोऑपरेटिव बैंक में, मतलब सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, अदर देन सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, 2 हो गए। इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज में 3 और बोलो। अदर सोसाइटी की सिक्योरिटीज में परमिटेड बाय सीजी या एसजी। फिर से 5 कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, अदर देन सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बट अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। अब नलायक को। पॉइंट नंबर 3, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की सिक्योरिटीज में, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की बताएगी सिक्योरिटीज में, और अदर सिक्योरिटीज या अदर जगह जो सीजी एसजी ने बताई होंगी। पॉइंट नंबर 7 को आपने रट्टा मारना है, 5 के 5 पॉइंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, सेक्शन 33 बताता है सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट स्टेट। ठीक है, सेंट्रल एक्ट स्टेट दैट 25% ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड या बोनस टू मेंबर। यानी कि डिविडेंड देने से पहले, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। ठीक है, तो उसका जो भी आपका एनपी बचेगा उसका 25% रिजर्व फंड में बचा के रखो, बाकी का आप डिविडेंड बांटना है बांट दो। However, the having regard to financial position, कह रहे हैं अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर नीचे होती है तब भी हम लिमिट को कम कर देंगे, लेकिन कम से कम 10%। तो अगर मैं बोलूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट 10 से 25%, नहीं इसको ना आप 10 नहीं लिखोगे, आप इसको 25% ही याद करोगे। 25% ऑफ एनपी बिफोर डिविडेंड, आफ्टर टैक्स नहीं बोलना, ये हमारे समझने के लिए था, क्योंकि कल को आपको ट्यूशन पढ़ानी पड़ जाए तो आप चीजों को याद रखोगे। 25% ऑफ नेट प्रॉफिट बट बिफोर द डिविडेंड। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, अच्छा यानी कि डोनेशन दे रहे हो, कितनी डोनेशन दे सकते हैं। रजिस्टर्ड सोसाइटी में विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, पहले तो आरओसी से पूछ लो। कंट्रीब्यूट अमाउंटिंग नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। ओहो, अब इसके ना एग्जांपल करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के इसकी एग्जांपल करते हैं। मेरे पास आया नेट प्रॉफिट, और मैं एग्जांपल को ना पूरा खोल दूंगा। ठीक है, तो आप लास्ट में नोट डाउन करना, मेरे को बताते चले जाना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 3 लाख, और मैंने बोला टैक्स रेट जो कंपनी में चलता है 40% चलता है, तो बताओ टैक्स कितना आया। 1,20,000। रिमेनिंग कितना बच गया, इसको आप बोलते हैं पैट, पैटिस नहीं बोलना, क्या बोलना है, पैट। 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 का ट्रांसफर कर देना है आपने रिजर्व फंड में। कितना हो जाएगा, 25% आपने डालना है। 25% ऑफ किसका, 25% ऑफ रिजर्व फंड ऑफ 1,80,000 कितना आ जाएगा, 45,000। अब मुझे आप लोग बताओगे, आप लोग ना किसी अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना कि जगह बच जाए। अब मुझे बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, कितना, 1,35,000। गलती करवाई ना, देख लेना, 1,35,000 रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर किधर घूम रहा है, टोपी नीचे कर। रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर टोपी नीचे करो आप दोनों।
तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व फंड। अब देखते हैं चैरिटेबल में क्या बोल रहे हैं। 10%। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द रिजर्व फंड फॉर चैरिटेबल पर्सन पर्पस। अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, पहले तो ये देखो। ऑब्वियस है मैक्सिमम की बात बताएंगे, अगर वो उन्होंने मिनिमम की बात बता दी, मतलब भाई हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 10% पहले डालो चैरिटी में डालो, ऐसा तो नहीं होगा, तो इसलिए वो मैक्सिमम लिमिट बताएंगे। तो मेरे पास आगे क्वेश्चन चलता आ रहा है, मैक्सिमम क्या लिखूं मैं, मैक्सिमम चैरिटी है ना, 13,500। मैक्सिमम चैरिटी 10% ऑफ 1,35,000 कितना आ जाएगा, 13,500। जल्दी से इसको बनाओ। श्वेता जी तुसी बना लिया? आप सच में बना लेते हो क्या इतनी जल्दी? ये देखो एक ही चीज लिखी है। ठीक है। मैक्सिमम चैरिटी का सेक्शन कौन सा था? 34। 34% तो नहीं है ये? और रिजर्व फंड का सेक्शन कितना है? सेक्शन 33। याद रखना है मत रखना, 32 याद रख लेना इन्वेस्टमेंट वाला। चले जी आगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस और यूटिलाइजेशन एज अ वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड, मैं इसको ये लिख लूं, अबव 25% वाली चीज, अबव 25%। रिजर्व फंड वही है ना जो आपको कंपलसरी डाल ही रहे थे रिजर्व फंड में। तो कह रहे हैं सम ऑफ द स्टेट एक्ट प्रोवाइड द सोसाइटी में यूज द रिजर्व फंड इन द बिजनेस ऑफ सोसाइटी। उसी के लिए तो पैसे आप रख रहे हो, तो अपने कंपनी में बिजनेस में रख लो, या प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग, या कुछ पब्लिक पर्पस या सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। ऑडिटर सारी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस चेक करेगा कि वो पैसा आपने इन 3 पर्पस के लिए यूज किया, क्या के लिए, सोसाइटी के बिजनेस के लिए, सोसाइटी के पर्पस को अचीव करने के लिए या ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, या फिर प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग। ये वही प्रोविजन है 32 वाली। नहीं पूरे सोसाइटी एक्ट के प्रोविजंस। जैसे ना सेकंड पॉइंट। हाँ आप उसको बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि 32 वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर दो। बस उन्होंने बोल दिया इस पर प्रोविजन ऑफ एक्ट, अगर उसके अलावा और भी एक्ट में कई चीजें दी हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी। बस क्या 3 चीजें आई हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग। बिजनेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दो ये 25% पैसों को, यानी कि वर्किंग कैपिटल में स्टॉक वगैरह खरीद बेच लो। दूसरा एक्ट के अकॉर्डिंग कर लो। तीसरा पब्लिक पर्पस या ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने घूर घूर के देखना है कि ये सारी चीजें क्या हमारी कंपनी या अमूल वाली सोसाइटी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, अगर ये एजुकेशन फंड में डालना चाहते हैं तो ठीक है। एवरी सोसाइटी शेल कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स एजुकेशन फंड ऑफ द स्टेट फेडरेशन सोसाइटी एज एट द एप्रोप्रिएट रेट्स। ठीक है। और कह रहे हैं इसको अपन चार्ज बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे तो P&L में डेबिट कर लेना। चलें जी आगे, बातों ही बातों में हमारे हुए 11 पॉइंट। बहुत ही आसान चैप्टर है सर, बड़ा ही मजा आ रहा है, खत्म ही करवा दो आज, मैं तो चाह ही रहा था। पॉइंट नंबर 12, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। ऐसे डेट्स जो ड्यू भी हो गए, ड्यू के बाद ओवर भी हो गए, मतलब मिल ही नहीं रहे पैसे, उनका क्या किया जाए। बैड डेट्स में मानेंगे। बैड डेट्स, यहाँ पे बैड डेट्स का एक बड़ा खतरनाक प्रोविजन है, आप अपनी मर्जी से बैड डेट्स अनाउंस भी नहीं कर सकते जब तक ऑडिटर लिखत में नहीं देगा। बड़ा स्कोप है ऑडिटर का, ठीक है। जल्दी जल्दी सीए बनो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही एक ऐसा एक्ट है जहां पे ऑडिटर, ये जब तक ऑडिटर लिख के नहीं देगा ना कि हाँ सच में बैड डेट्स है, ठीक है, तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते। तो ओवरड्यू डेट मतलब ड्यू भी हो गए और ओवर भी हो गए, मतलब कि पैसे मिल ही नहीं रहे। ओवरड्यू डेट्स फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 6 months to 5 years and more than 5 years have to be classified and reported by auditor। तो आपको देखने हैं कि कौन से डेट ऐसे थे जिनको ड्यू हुए 6 महीने हो गए और बंदा पैसे ही नहीं दे रहा। समझते हो कि यहाँ पे मैं आपको लिखवाऊं कौन से 6 महीने हैं। देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 30 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019 को आपके पैसे ड्यू हो गए थे
यानी कि आपने डेटर को बोला हे डेटर मेरे पैसे दे दो, डेटर तो था डीट, 6 महीने बीत गए। 6 महीने कब बीते हैं बताना मेरे को, रैंडमली डेट बता देना, अकाउंट्स की वजह से एक दिन का चल जाएगा फर्क। फेब एंड में 29 बनेगी है ना क्योंकि 2020 लीप ईयर है ना, क्या करूं मैं अभी आदत से मजबूर हूं है ना। यही हो गया ना 6 महीने। 29 फरवरी 2020 को 6 मंथ खत्म हो गए, यानी कि ड्यू आपको पैसे मिलने चाहिए 30 अगस्त को, 6 महीने हो गए, ये वाले 6 मंथ हो गए, आपको पैसे मिल नहीं रहे। तो कह रहे हैं कोई भी पैसे ऐसे हो जो 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो सके और टोटल हो गए 5 इयर्स तक, इस वाले डेटर्स को अलग लिख देना, और कुछ मोर देन 5 इयर्स वाले भी होंगे ना, अबव 5 इयर्स वाले, इस वालों को अलग लिख देना। सिंपल इसको बोला जाता है, आपको पता है डेटर्स को इसको क्या बोलेंगे, जो बंदे सच में ऑडिट करके आए हों, इसको बोला जाता है एजिंग। सुनो मैं कभी शब्द? हाँ एजिंग, एज वाइज ये वही चीज है। तो जब आप प्रैक्टिकली ऑडिट करोगे ना तो ये बड़ा नॉर्मल क्लोज आता है, डेटर्स की एजिंग करते हो आप। एजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई 6 महीने पुराने डेटर कौन से हैं, 6 महीने से 5 साल के डेटर कौन से हैं जिनसे पैसा लेना था, और कोई ऐसे डेट भी है जो 5 साल से भी ज्यादा हो गए हो, सुपर डेट, क्रेडिट पीरियड मान लो। क्रेडिट पीरियड होने के बाद ये वाला टाइम पीरियड शुरू होता है। क्रेडिट पीरियड तो हमने ही अलाउ किया था ना, भाई तू पैसे नहीं दे, ये हम अलाउ नहीं करते, इसको बोलते हैं ओवरड्यू डेट्स। तो कह रहे हैं जो पैसे आपके 6 महीने से 5 साल पुराने पेंडिंग है उसको अलग लिख दो, 5 साल से ज्यादा पेंडिंग है उसको अलग लिख दो। तो ऑडिटर ने ये देखना है कि क्लाइंट ने एजिंग करी है कि नहीं करी। मतलब कसम से बड़ा ही मुश्किल काम होता है, इतना बारीकी काम होता है ना। अमूल जैसी सोसाइटी है या कोई रिलायंस जैसी कंपनी है, उनके डेटर्स कितने होते होंगे, समझ रहे हो, कितने कस्टमर्स, इतने इतने बारीक बारीक उन्होंने लिस्टें बनाई होती हैं और हमें उनको एजिंग करनी होती थी। मेरे को 2 चीजें अपने टाइम पे ऑडिट में सबसे बुरी लगती थी, एक ये एजिंग चेक करना और दूसरा टीडीएस चेक करना। 26 एएस खोल के बैठ जाओ, बस मैच करते रहो आपस में, एक आइटम मैच नहीं होती थी ना 2-2.5 घंटे वेस्ट हो जाते थे। 30 अगस्त से 6 महीने बन रहे हैं। बन रहे हैं, नवंबर नवंबर नहीं होता, सितंबर होता है। मैंने तो कहा था जाग जाओ। सर इसका मतलब ये है कि जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो 6 महीने से लेके 5 साल यानी जो 4.5 साल का पीरियड है उसमें बैड डेट अनाउंस कर सकते हैं। हाँ बैड डेट्स अनाउंस कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। वो अभी के लिए सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपके कौन से ऐसे डेटर्स हैं। अब जैसे मैं आज की डेट में खड़ा हूँ, मैंने मतलब किसी से पैसे मांगे थे, आज से पिछले 6 महीने काउंट करना कहाँ तक बनेंगे, जुलाई में बनेंगे, 22 जुलाई कुछ ऐसा ही। तो 22 जुलाई के बाद वाले जो मुझे पैसे मिलने होंगे वो तो विद इन 6 मंथ में आ रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा डेट नहीं हुए, बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए, तो वो इसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जो आपके 22 जुलाई से पहले वाले डेटर हैं जिनको मतलब पैसे आपने मिलने चाहिए थे 22 जुलाई को और आज तक नहीं मिल रहे, 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया ना, तो 6 महीने से ज्यादा और 5 साल तक का, तो कह रहे हैं उसकी बाइफर्केशन अलग कर लेना, 5 साल से ज्यादा। इतना वैसे था नहीं जितना मैंने आपको मतलब प्रैक्टिकल रूप में ले गया। पिछले 6 महीने के और 5 साल के पैसों को अलग लिख लो, 5 साल से ज्यादा वालों को अलग लिख लो, बस ये लो बनाया हुआ है। स्टिल एनी डाउट पेंडिंग इस पॉइंट पे? A further analysis of these overdue debts from the viewpoint of chance of recovery will have to be made। फिर कह रहे हैं फर्दर एनालिसिस कर लेना कि ये डीट लोग पैसे देंगे कि नहीं देंगे, चांस ऑफ रिकवरी, वो भी ऑडिटर को कहेंगे कि आप देख लेना। फिर आप देख लेना कि आपने प्रॉपर प्रोविजन बनाए हुए हैं। जब आपको पता है कि आपके इतने पैसे डूबते रहते हैं अगले सालों के लिए, तो फिर प्रॉपर प्रोविजन बना के रखो 2-4%। उसके बाद फिर आप देखो परसेंटेज ऑफ ओवरड्यू डेट्स वर्किंग कैपिटल के साथ में कितना रेशो है, क्योंकि जितना वर्किंग कैपिटल की रेशो ये बढ़ रही होगी, अच्छी बात है बुरी बात? बुरी बात है, अगर बैड डेट की रेशो बढ़ रही है, ओवरड्यू डेट्स की अगर रेशो बढ़ रही है वर्किंग कैपिटल के कंपैरिजन में, तो ये बुरी बात है। तो वो रेशो भी आप चेक करना, और उसके बाद एक्शंस क्या लिए हैं आपने उन पैसों को रिकवर करने के लिए, वो देखना। ओवरड्यू डेट का मतलब क्या है, जो ड्यू के बाद भी पेंडिंग खड़े हैं। तो इसके लिए आपको क्या बनानी है, सबसे पहले एजिंग, 6 महीने से 5 साल में कितने पुराने डेट्स हैं या 5 साल से ज्यादा वाले। पॉइंट नंबर 2 चांसेस ऑफ रिकवरी क्या है उनकी। पॉइंट नंबर 3 प्रॉपर प्रोविजन बनाए हैं। उसके बाद
डेट टू वर्किंग कैपिटल रेशियो चेक कर लो वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और क्या एक्शन टेकन किया आपने उन ओवरड्यू डेट्स को रिकवर करने के लिए, कि लीगल एक्सपेंसेस खर्च किए, कोई केस वगैरह किया कि नहीं किया। ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओवरड्यू डेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट भी लगा दिया, आपने बोला यार इंटरेस्ट भी दो, तो वो ओवरड्यू डेट का भी हो सकता है या नॉर्मल इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो भी आपको पैसे नहीं दे रहे। कह रहे हैं ओवरड्यू इंटरेस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। सर हम बताएंगे आपको इसका मतलब। इसको हमने प्रॉफिट के कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करना, कंसीडर नहीं करना। किसको? ओवरड्यू इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट जो नहीं लगाए जा रहे। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू को करना है, इंटरेस्ट ओवरड्यू को भी नहीं करना, ड्यू को भी नहीं करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें हैं कि मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ? यहाँ पे तो ड्यू सेम को है तो करना ही आएगा। ओवरड्यू इंटरेस्ट होएगा एक्सक्लूड। हाँ, ओवरड्यू होगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का एक होता है आपके पास इंटरेस्ट ड्यू कि हाँ भाई अब मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, एक होता है इंटरेस्ट ओवरड्यू, ड्यू तो हो चुका है और हमने उसको 5 महीने का टाइम दिया था, अभी तक भी नहीं दिए, तब जाके आपने उसको ओवरड्यू अनाउंस कर दिया, यानी कि इंटरेस्ट मिलना था उसको तो बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू हो गया, एक्रू हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, लेकिन उसके भी बाद तक बंदे ने पैसे दिए ही नहीं, फिर आप उसको ओवरड्यू की कैटेगरी में लेके आ जाते हो कि वो डीट लोगों की कैटेगरी में। कह रहे हैं डीट वाला इंटरेस्ट आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करोगे, जबकि जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलने ड्यू बेसिस वाला उसको कैलकुलेट कर लोगे। तो ये चीज है। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाता हूं, इंटरेस्ट ड्यू, इसको कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट ओवरड्यू इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो इंटरेस्ट ओवरड्यू है इसके लिए मैं एक पॉइंट और बनाना चाहूंगा, इंटरेस्ट ओवरड्यू को फिर काउंट कब करेंगे, काउंट या कंसीडर। ऑन कैश बेसिस। आप इसको कोरिलेट पता है किससे कर सकते हो? अब मैं जो आपको एक शब्द बोलने वाला हूं ना, अब आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। Wanna try? Banking chapter you have done? NPO का था? NPA की रिकॉर्डिंग कैसे करते थे? अगर NPA हो जाते थे उसकी रिकॉर्डिंग आप कैश बेसिस पे करते थे, नॉर्मल इनकम्स की अकाउंटिंग आप एक्रूवल बेसिस से करते थे। तो कह रहे ये नॉर्मल तो हुआ नहीं, तो सर अब पहले ही बोल देते कि ओवरड्यू को हम एक समझने के लिए NPA भी तो बोल सकते हैं। 90 दिन के बाद आपके इंटरेस्ट जो ड्यू से पेंडिंग हो गई, NPA पैसे ही बोलते हो ना, मेरे को पैसे मिलने हैं, 90 दिन हो गए वो बंदा पैसे नहीं देने आया, फिर आप उन पैसों को NPA अनाउंस कर देते हो, और उस NPA की इनकम रिकॉग्निशन का टॉपिक आता था कैश बेसिस। चीजें समझोगे तो अच्छी हैं, लॉजिकल हैं, नहीं समझोगे तो फिर याद ही करोगे कि हाँ ये तो एक्सक्लूडेड था। सिंपल सी बात है, NPA को आपने एक्रूवल बेसिस पे नहीं लेके जाना। इसको अगर मैं आगे फैलाता हूं कंसीडर करने, दैट इज एक्रूवल बेसिस। इसको कंसीडर नहीं करना, यानी कि काउंट करो, कंसीडर करो ऑन द कैश बेसिस। लिख लिया इसको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, लिख लिया? सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट। सर्टिफिकेट जब भी वर्ड आएगा यानी कि ऑडिटर की तरफ से बात हो रही है, ऑडिटर सर्टिफाई करेगा बैड डेट्स एंड इररिकवरेबल लॉसेस बिफोर बीइंग राइट ऑफ। आ गया? बिफोर बीइंग राइट ऑफ, सर्कल करो इसको, बिफोर बीइंग राइट ऑफ। बिफोर बीइंग राइट ऑफ करने का कोई मतलब बताएगा मेरे को सरल शब्दों में? P&L में डेबिट है ना, P&L में डेबिट। तो P&L में डेबिट करने से पहले तो कह रहे हैं ऑफ अगेंस्ट द बैड डेट फंड या रिजर्व फंड सर्टिफाइड एज अ बैड डेट और इररिकवरेबल लॉसेस बाय द ऑडिटर। तो पहले इसको सर्टिफाई कौन करेगा? ऑडिटर सर्टिफाई करेगा, यानी कि ऑडिटर के पास पावर है। ऑडिटर को आप फीस देते हो पूरे ऑडिट की 40,000, आप उसको फीस दे दो 60,000, हो गएगा सारे बैड डेट्स। अभी पावर है ना, सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, सारे बैड डेट्स है, आप उससे कैश में ले लो। कितना कैश लेना है? 3 लाख लेना है यार। 3 लाख की जगह आप बड़ी बात करते हैं 30 लाख लेने हैं। अगर मैं 30 लाख को इनकम वाली साइड पे लेके आ गया,
30 लाख का टैक्स कितना बन जाएगा? अगर मैं 30% बोलूँ 9 लाख रुपए बन गया। आपने बोला यार 9 लाख रुपए का टैक्स बचवा दे, ठीक है, टैक्स प्लानिंग कौन करवा रहा है? सीए। ऐसे अगर 3 लाख तू रख, 6 लाख हमारे, तेरी 25,000 जो 40,000 फीस है एक नंबर में वो तो दे ही देंगे। आपा को तो 2 नंबर में 30 लाख रुपए आ गया। अब इसको मैं बैड डेट्स रखना चाहता हूँ, साइन तेरे चाहिए। कहता साइन के पैसे लूंगा, कहते 2 नंबर में ले लेना। कहता हाँ मैं भी खुश हूँ, बच्चों की फीस भी तो 2 नंबर में जाती है ना दिल्ली चंडीगढ़ में, जब आपको डोनेशन देनी पड़ती है। तो आजकल तो फीसें 6-6, 7-7 लाख रुपए लगती हैं अगर आप देखोगे अच्छे अच्छे स्कूलों में। तो हर किसी को 2 नंबर में पैसे तो चाहिए होते हैं। तो ऐसा सीन चलता है। सीए में बहुत स्कोप है। वेयर नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट टू द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी मस्ट ऑथराइज द रिटर्न ऑफ। कह रहे हैं अगर एक्ट में नहीं लिखा हुआ ऐसा कोई प्रोविजन कि डेट ऑडिटर से सर्टिफाई करवा के लेके चलो, तो मैनेजिंग कमेटी को बता दो, मतलब वो ऑथराइज होनी चाहिए। तो राइट ऑफ, तब आप बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ कर सकते हो। यानी कि आप अपनी मर्जी से हर बार P&L में बैड डेट्स का खेल नहीं खेल सकते। जो चीज़ आपको मैंने अभी समझा दी, इनकम टैक्स वालों को क्या नहीं समझ में आती होगी ये चीज़, समझ रहे हो ना? तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमेशा थोड़ी ऐसा चलेगा। पॉइंट नंबर 15, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कह रहे हैं रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन और इंस्ट्रक्शन अंडर द एक्ट और रूल्स एंड सच ड्यू रिगार्ड शैल बाय हैड टू जर्नल प्रिंसिपल। थोड़ी अंग्रेजी में दिक्कत आ गई है। shall as such due regard shall be held to जनरल प्रिंसिपल, मतलब भावनाएं ये कह रही हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, जर्नली जैसे वैल्यूएशन करते हैं वैसे करते चले जाओ। जैसे अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में या FM में करते हो, कोस्ट में करते हो, कह रहे वैसे करते चले जाओ। ऑडिटर हैव टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस ओनरशिप वैल्यूएशन, ये पहले भी आ चुके हैं। हम इसको क्या बोलते थे ऑडिटिंग में? यस, असर्शंस। तो कह रहे हैं बस ये सारे असर्शंस वगैरह जरूर चेक कर लेना। फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड कर लेना। कह रहे हैं हम अभी कुछ खास बता ही नहीं रहे, जनरली जैसे करते हो वैसे करो। फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में बनाते चले जाओ। करंट एसेट जो है आपकी सेकंड पॉइंट के साइड पे लिखो। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखवाता चला जाता हूँ, फिक्स्ड एसेट की मेरे को वैल्यूएशन कैसे करनी है? ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, डन। करंट एसेट की मेरे को वैल्यूएशन कैसे करनी है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसको आप NRV भी बोल देते हो कई बार, विच एवर इज लोअर। लाइबिलिटीज की ऑल नॉन लाइबिलिटीज जो भी हैं, और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज बाय वे ऑफ नोट्स। लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लेना जितने की भी हैं। कॉन्टिजेंट है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, उसको फुटनोट। ये तो आप +1 से ही सीख रहे हैं क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं हुई। तो वैल्यूएशन के लिए पहला बोल रहे हैं कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जो जनरल चलता है चलो। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, करंट एसेट्स की कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कर दो। लाइबिलिटीज जो नॉन लाइबिलिटीज है उसको लिख दो, कॉन्टिजेंट है तो बाहर लिख दो। अधेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कह रहे हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को भी फॉलो करते चले जाना। ठीक है, इतना कुछ कर रहे हैं तो कह रहे हैं कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था, कहां तक वो अचीव हुआ है। देखो मेन शब्द तो मैंने आपको बोल्ड ही कर दिए। कंपनी का ऑब्जेक्ट है हाउ फार इट हैज बीन अचीव्ड, तो वो देख लो। उसके बाद देख लो असेसमेंट इज नॉट नेसेसरी इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग द बेनिफिट टू मेंबर। सर्कल कर लो बेनिफिट टू मेंबर। तो कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि कंपनी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, सोसाइटी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उस हिसाब से असेसमेंट करो अपनी। मेंबर्स खुश हैं, दिल्ली में जैसे जनता खुश है ना। कंपनी का बजट, कंपनी का तो सरकार का बजट जहां पे पिछले कई सालों से मतलब माइनस में आता था, घाटे में, इस बार 100-150 करोड़ प्रॉफिट में आ गया है। सरकार का प्रॉफिट तो 100-150 करोड़ कुछ भी नहीं होता, पर करके दिखाया ना केजरीवाल सरकार ने, घाटे से प्रॉफिट में आ गई। इस बार मेरे मतलब सिस्टर उन्हीं का मेरा बिल आया, कितने बोल रहे थे वो, 2 रुपए बिल आया था पिछली बार। पिछला जो उनका बिजली का बिल आया 2 रुपए, और वो कह रहे थे हमारा पिछले 5-6 महीने का टोटल बिल 5-6 महीने का 130 या 150 रुपए ऐसे आए हैं। तो हर लोग वहां पे खुश हैं, डेली का पानी फ्री है। तो यही है हाउ फार कि आपने ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किए, सिर्फ प्रॉफिट की टर्म्स में नहीं, मेंबर को खुश करने की टर्म्स में भी। और वहां पे एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जैसे वो होते नहीं है पब्लिक से पूछ रहे होते हैं, तो वहां पे एक मोदी भक्त भी था। वो कहता है ऐसे तो आप आदतें डलवा जा रहे हो कि हाँ फ्री में खाने की, कल को हमें फ्री में ना मिला, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। वाह,
और जब वैसे खड़े होते हैं तो वैसे कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजें सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, पानी सस्ता हो। अब वो सस्ता दे रहे हैं लेकिन अपोजिशन वाले, तो हमें नहीं चाहिए, है ना। हमें हमारी सरकार महंगाई दे दे, बर्दाश्त है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या सारे खर्चे इकोनॉमिकली, सोसाइटी इकोनॉमिकली सारे खर्चे करती है और कोई वेस्टेज ऑफ फंड नहीं करती। और प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट शुड बी फॉलोड। कोई बताना चाहेगा प्रोप्राइटी ऑडिट? जो प्रोप्राइटर जो प्रोप्राइटर में ऑडिट करते हैं। अल्लाह बचाए मुझे ऐसे ऐसे जवाबों से। मतलब इंडिविजुअल का सीए ऑडिट कर रहा है। नहीं उसका क्या मतलब पूरा क्या मतलब? उसको भी ये फॉलो करना है। दिस इज नॉट प्रोप्राइटरी, दिस इज प्रोप्राइटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट इज सोल प्रोप्राइटर ऑडिट कर मतलब भगवान मेरे को 2-3 चक्कर मतलब मेरे रिजर्व फंड में रखे, जब ऐसे ऐसे आंसर मिले तो मेरे को चक्कर आ जाया करे। एक तो हम ऑडिट में आंसर दे रहे हैं गलत। अब आगे के शब्द बोलोगे? अपना पैसा समझ के खर्च करना। ये होता है प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब होता है अपना पैसा समझ के खर्च करो। तो आपको ना जब भी ऑडिट करने जानी है तो इस हिसाब से आपको चेक करना है कि क्या कंपनी ने, अब देखो कंपनी आप हमेशा पढ़ते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। ओनरशिप। ओनर तो आपके वहां पे बैठे नहीं। अब जैसे मैं आपको बद्दी वाली एग्जांपल देता था, कहता था यार फ्रॉड करने के बाद हर साल मुझे 70 करोड़ बच जाते हैं, मैं क्यों बोलूं उनको, खुद भी कमा रहे हैं, मुझे भी कमा के दे रहे हैं। ऑडिटर जब वहां पे चेक करने गया तो ऑडिटर देख रहा है कि जो आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो अपना पैसा समझ के खर्च करो। जब आपको ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस मिलता है आप कहते क्या हो, हम तो गए थे एसी बस में। अब अगर आपको अपने पैसों के दम पे जाना पड़े टूर ट्रैवल, फिर थोड़ी आप एसी बस पे जाएंगे, फिर तो रोडवेज की बस पे मिल जाए। हेलमेट एक्स्ट्रा ले जाता था मैं तो अपनी ऑडिट के टाइम पे कि कोई लिफ्ट मिल जाए। हाँ मैं यही करता था। अब मैं राजपुरा से पहले जीरकपुर वो किराया, जीरकपुर से पंचकूला दूसरा किराया, पंचकूला से बद्दी तीसरा किराया। तो मैंने भी दिमाग लगाया, हमारा भी दिमाग अलग अलग चल ही पड़ता है ना उस टाइम पैसों को बचाने के लिए। जब खुद पे पड़ रही हो तो मैं अपना हेलमेट एक खरीद लिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी, डेली के मेरे 50-60 रुपए बच जाते थे। सर को थोड़ी बताया था मैंने ये चीज, रोज गिफ्ट मिल जाते हैं सर आपको? ज्यादातर मिल जाती थी। फिर 2-3 गलियां थी चंडीगढ़ की, तब ना मेरा दिमाग चलता नहीं था, मैं लिफ्ट मांग रहा होता था, जो आता था कहता सिर। तो पहले तो 3-4 बार मेरे को समझ नहीं आया सिर क्यों बोल रहा भाई, क्योंकि चंडीगढ़ नए नए शिफ्ट हुए थे ना, तब पता नहीं था कि हेलमेट इतना जरूरी है। वो तो 3-4 दिनों के बाद समझ में आया, अच्छा हेलमेट की बात कर रहे हैं। चले जी आगे। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने हैं। ऑडिटर ने देखना है क्या आपके सोसाइटी के ऑब्जेक्ट अचीव हो रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, मेंबर खुश हो रहे हैं, और तीसरा आपके पास है कोई इकोनॉमिकली खर्च नहीं करना, वेस्टेज ऑफ फंड नहीं करनी। इस हिसाब से भी आप देखो। अगर आपके पास लग रहा है कि अगर मैं बोलता हूं आपको इन्फोसिस की अगर आप बैलेंस शीट या P&L उठाओगे 3-4 साल पुराना कोई, उसमें ना एक खर्चा आया हुआ है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जो लाखों में आए पड़े हैं। वैसे हर बार आते थे 2-3 लाख, और एक बार आए थे 22-23 लाख। कहते विवेक बिंद्रा जी को बुलाया था, 15 लाख रुपए वो लेके गए, पता नहीं संदीप महेश्वरी को। कहते इतना कितना आपका जरूरी ऐसा सेमिनार हो गया था। कहते वो बोलते बहुत बढ़िया है। कहते इम्पैक्ट पड़ा, कहते इम्पैक्ट हाँ दिलों में पड़ रहा है। कहते दिलों में छोड़ो, कागजों में बताओ ना, हमें तो कागजों की जरूरत है। कागजों में इम्पैक्ट पड़ा, 15 लाख रुपए आपने सेमिनार वाले को दे दिए। तो ये सब चीजें क्या है, मैनेजमेंट वाले शेयर होल्डर का पैसा है। अदरवाइज अगर वो पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो माइंड माई वर्ड्स डिविडेंड ज्यादा आएगा, या बिजनेस में लगेगा फिर वो प्रॉफिट कमा के देगा। तो आप पैसा मैनेजमेंट वाले ठीक से खर्च कर रहे हैं कि नहीं, शेयर होल्डर वालों ने ऑडिटर को अपॉइंट किया या आरओसी ने कि आप कंपनी में जाके चेक करके आओ, क्योंकि मेंबर्स आर नॉट देयर प्रेजेंट। और 5वां है कि आप ये भी चेक करो कि वो प्रोप्राइटी के तौर पे काम करते हैं, यानी कि अपना पैसा समझ के खर्च करते हैं, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे नहीं। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट द इन्फ्रिंजमेंट।
कोई बताना चाहेगा? वायलेशन मतलब ऐसे हाँ, शुक्र। इन्फ्रिंजमेंट को आप बोल दो, वायलेशन बोल दो, ठीक है, वायलेशन ऑफ एक्ट या प्रोविजंस, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि क्या इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रही। चुप बैठी थी, ये बोला कब मैं बोल लेती यही कुछ अच्छी बात है, कम से कम ना एक चीज होती है जब ऐसे ऐसे पॉइंट, वो लैपटॉप यहाँ पे तो नहीं है, उस वाले रूम में देख लो। तो एक चीज ये है ना कि जब आप ऐसी वाली चीजें बोलते हो ना और उसके ऊपर 5 या 2 मिनट टॉपिक चल पड़ता है, फिर वो चीज आप आगे कभी नहीं भूलते, ये चीज याद रखना। ऐसे टैक्स वाला पेपर में मैं ना हैवी व्हीकल सही पर मन कर रही है और कहती नहीं है, मैंने हटा दिया। क्लास क्या की चल रही है? ऑडिट की। तो आप लोगों को चेक करने हैं, मैं तो खुद ही याद कर रही हूँ ना बोलती। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑडिटर को ये भी देखना है क्या कोई प्रोविजन की इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहे सोसाइटी वाले। दूसरा बोल रहे हैं वो सारी इन्फ्रिंजमेंट का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन चेक करने हैं, सर्कल करो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कि उनकी वजह से कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा पैसों के ऊपर। सम ऑफ द स्टेट एक्ट कंटेन्स द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो भी ऑडिटर को नोट डाउन करनी है। अगर मैं हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहा हूँ, उसकी ऑडिट कर रहा हूँ, तो मेरे को पहले हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी तो पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो वहां पे अगर उन्होंने लिखा हुआ है डिविडेंड नहीं बांटना, ठीक है, सोसाइटी के तौर पे काम करना है, या तो बिजनेस में पैसा लगाते चले जाओ या CSR में पैसा लगाते चले जाओ, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट क्या है? इन्फ्रिंजमेंट आपको देखने हैं, इन्फ्रिंजमेंट का फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने हैं, और अगर हर एक्ट के सोसाइटी के अपने अपने कोई रूल्स बने हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिविडेंड, तो वो चीजें भी चेक कर लेना। ओके, बातों ही बातों में हमारे हुए 17 पॉइंट्स। वाह, इतना खो गए हमने, आगे नंबर भी नहीं दिए। चलो 19 पे 18 पे आ जाते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर, सर्कल कर दो पहले तो मेंबर्स रजिस्टर को, मेंबर्स रजिस्टर। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन द मेंबर्स पासबुक रिगार्डिंग द लोन गिवन एंड इट्स रीपेमेंट। तो लोन गिवन, कितना आपने मेंबर को लोन दिया या उसकी रीपेमेंट, या कंफर्मेशन ऑफ लोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चले जी आगे, जो मेंबर को हमने लोन दिया मेंबर के रजिस्टर में चढ़ा लो, रीपेमेंट कर दी उसको भी रिकॉर्ड कर लो, फिर बाद में क्या करो उसको चेक कर लो। वाह, लोन देना, लोन का रीपेमेंट वापस मिलना और उसको चेक कर लो। स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ द ऑडिटर नोटिस दैट देयर आर सम सीरियस इरेगुलरिटीज, इसका मतलब क्या होता होगा? अब तो हिंदी, इरेगुलरिटीज मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं ना हो रहा हो, तो सीरियस इरेगुलरिटीज हैं इन द वर्किंग ऑफ सोसाइटी, ही may report these special matter to the registrar. Registrar on receipt of such a special report may take necessary action against the society. Circumstances in which special report is required, इसको आप लिखेंगे क्रैमिंग, पेपर में आता है ये वाला पॉइंट। स्पेशल रिपोर्ट कौन किसको दे रहा है? सबसे पहले तो मेरे को ये बनाना पड़ेगा, ऑडिटर दे रहा है स्पेशल रिपोर्ट किसको, देखना किसको दी जा रही है, स्पेशल रिपोर्ट ऑडिटर दे रहा है ROC को। पॉइंट नंबर 1, अगर तो आपके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स पर्सनल प्रॉफिटियरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, आप हमेशा ऑर्डर, परचेज का ऑर्डर उस बंदे को देते हो जो आपको ज्यादा से ज्यादा कमीशन देता है। आपने तो सीधा ही लिखा हुआ है जो ज्यादा कमीशन देगा टेंडर उसका, सीधा ही लिखा हुआ है। दूसरा, अगर आपको कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है तो उस केस में भी आपको रिपोर्ट किसको सौंपनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को। मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनीज में, सोसाइटीज में। और चौथा आपके पास है इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस वेस्टेड इन इंटरेस्टेड ग्रुप। इंटरेस्टेड ग्रुप कौन से होते हैं? जिनकी मतलब जो आपको ज्यादा कमीशन दे दें या आपकी रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। इंटरेस्टेड ग्रुप्स यानी कि रिलेटेड पार्टीज, आपके रिलेटेड पर्संस हो गए, कोई आपकी सब्सिडरीज होल्डिंग हो गई, कुछ भी लगा लो, जो इंटरेस्टेड ग्रुप जहाँ पे आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है चाहे अदर देन फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो सच रिलेटिव्स ऑफ द, देखो यहाँ पे आ गया रिलेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट, डेलिब्रेट नेग्लिजेंस अबाउट द रिकवरी,
कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, आप जान जान के बोल रहे हो। केसेस ऑफ रेकलेस एडवांसेस, कि भाई लापरवाही से आप लोन एडवांसेस दे रहे हो, इन सभी को आपने नोट डाउन करना है। और ये पॉइंट्स अगर आपको फाइंड आउट होते हैं तो चुप बैठना है कि कुछ करना है, स्पेशल रिपोर्ट बना के आरओसी को। टोटल पॉइंट 4, पर्सनल प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं मैनेजिंग कमेटी के लोग आपस में, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड वगैरह हो जाता है। तीसरा मिसमैनेजमेंट हो रही है, और आप लोन्स वगैरह दे रहे हो इंटरेस्टेड ग्रुप्स को, रिलेटेड पार्टीज को, और उसकी रिकवरी भी नहीं करवा रहे, रेकलेस एडवांसेस आप दिए जा रहे हो। क्या पॉइंट है ये? स्पेशल रिपोर्ट कौन किसको दे रहा है? पहला पॉइंट पर्सनल प्रॉफिट आपको कंपनी के अंदर मिली, दूसरा फ्रॉड वाला, तीसरा मिसमैनेजमेंट, चौथा रेकलेस एडवांसेस। ठीक है। ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। ऑडिट क्लासिफिकेशन पहली बार सुनोगे ऐसा कोई शब्द, ऑडिट क्लासिफिकेशन। 1 2 3 4। आपने मेरी YouTube वीडियोस देखी तो आप कितने स्टार देना चाहोगे? झूठ में 5 और सच में 3 या 3.5। कुछ ना कुछ आप जो रैंकिंग देते हो, ये रैंकिंग वाले पॉइंट्स है। देखते हैं। आफ्टर जजमेंट ऑफ एन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी, ऑडिटर हैज टू अवॉर्ड क्लास टू सोसाइटी। तो ये क्या है? लाइक रैंकिंग प्रोवाइड करना, रैंकिंग देना। जितनी रैंकिंग ज्यादा होगी उतनी रिडम्पशन ज्यादा होगी। जैसे आपको रैंक या पॉइंट ज्यादा मिलते हैं ना, आप रिडीम कर लेते हो अपने कूपन्स, ये भी वही सीन है। ठीक है। तो ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिट करने के बाद हर सोसाइटी को कुछ क्लास देनी है, 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, मतलब स्टार्स। ठीक है। रिव्यूज। द जजमेंट इज टू बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय रजिस्ट्रार। यहाँ पे आपकी पर्सनल जजमेंट तो लगेगी, साथ साथ आपको रजिस्ट्रार बताएगा कि अगर कंपनी में ऐसी चीजें हैं तो इतना दे दो, वैसी चीजें हैं तो उतने स्टार दे दो, ऐसा कुछ। इट मे बी नोटेड दैट अगर सोसाइटी खुश नहीं है, हम इंडियंस तो 5 में से भी नहीं खुश होंगे, है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं अपील कर सकते हो आप रजिस्ट्रार को। अपील टू रजिस्टर, ये गलत है, रजिस्ट्रार आएगा यहाँ पे, अनुज एरर कर लियो इसको। अपील किसको करेंगे? रजिस्टर को थोड़ी करेंगे, रजिस्ट्रार को करेंगे ना, उसको ठीक कर लेना। तो आप वहां पे आपको एक रोने का मौका दिया जाएगा, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके आंसू बहा सकते हो। इसलिए ऑडिटर को बोला गया, हे ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल। कहता ओके सर, ठीक है। ये ओके सर किसको बोल रहा है? आरओसी को। तो ऑडिटर ने अवार्ड क्लास जो भी है वो देने हैं। ठीक है। कैसे देने हैं? मैटर स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। अगर कोई बंदा रोना चाहता है तो रो सकता है, किसके पास जाके रोएगा? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। और केयरफुल, है ना। उसके बाद है डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट रिपोर्ट। ड्राफ्ट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल बेसिस या बिफोर फाइनलाइजेशन, है ना। ऑन प्रोविजनल बेसिस ड्राफ्ट रिपोर्ट, यानी कि प्रोविजनल बेसिस या बिफोर फाइनलाइजेशन। टेंटेटिव रिपोर्ट। ऑन कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर शुड आस्क द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, यानी कि बिड़े भाई को। सेक्रेटरी ऑफ द, एक में सेक्रेटरी वही है ना, बिड़े भाई। तो बिड़े भाई को आप जाके डिस्कस करोगे मैनेजिंग कमेटी के साथ, मतलब बैठ के डिस्कस करोगे क्या? ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। मतलब जो मर्जी है वैसे, है ना। तारक मेहता वाले सीरियल में कभी ऑडिटिंग वाले केस नहीं आए, उनको एक ऑडिटर वाला केस भी लेके आना चाहिए ना, ताकि वो बिड़े भाई की और नॉलेज बढ़े और हमारी भी। पोपटलाल असलियत में सीए है। यस, वो लगता भी तो सीए है। उसकी शादी नहीं होगी। ये गलत हो गया। उम्र चली गई, सीए बनते। अरे नहीं, सीए वाले जब किसी को सीए से विवाह कर रहा होता है तो उम्र थोड़ी देखी जाती है, तब तो एक्सपीरियंस और पैसा देखा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट शुड नेवर बी फाइनलाइज्ड विदाउट डिस्कशन विद द मैनेजिंग कमेटी। ओके, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर कौन सा हो गया?
22 इस पॉइंट में जैसे ऑडिट रिपोर्ट बनाई है तो उसको फाइनलाइज करने से पहले मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो हमेशा ही ऐसे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो यही होता है ना। पर हम वैसे कंपनीज ऑडिट में तो ये पढ़ते हैं ना कि ऑडिटर तो फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपको गलतियां मिल रही हैं तो गलतियों के लिए सबसे पहले आप कम्युनिकेट तो करते हो ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो। अगर वो तो मैटर एड्रेस हो जाते हैं फिर तो बढ़िया है। वो तो आप रिपोर्टिंग में अपने ओपिनियन वो देते हो ना इंडिपेंडेंट, कि अगर वो नहीं मान रहा, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो, पहले तो आपस में ही डिस्कशन चलती है। उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज, सेक्शन 17। The registrar shall cause the auditor or cause to be audited by the same person authorized by him by journal or special order in writing in this behalf the account of every registered society once at least in every year। कह रहे हैं ऑडिट भी हम करवाएंगे जो आरओसी बोलेगा, ठीक है, वंस एटलीस्ट इन एवरी ऑर्डर, सेम पर्सन से करवा लें, जर्नल और स्पेशल उसको ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। ओवरड्यू डेट्स को वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा, एग्जामिन करेगा। उसके पास अगला है रजिस्ट्रार है, कलेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज कर देगा उसको कि आपके पास सोसाइटी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट पेपर, सिक्योरिटीज सब कुछ चेक करने के अधिकार हैं। और किसी भी ऑफिसर से आप इंफॉर्मेशन है तो पूछ सकते हो। कुछ है इसमें, अगर आपको ऑडिट करवानी है तो आरओसी कह देगा कि हाँ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, वंस इन ईयर तो ऑडिट होगी। ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करो। एक्सेस है आपके पास सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर, सिक्योरिटीज रजिस्टर वगैरह चेक करने का। और ऑफिसर्स से आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 23, मैटर्स रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट में तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सेम के सेम वही हैं। कह रहे हैं जब आपको ऑडिट करने के अधिकार मिले हैं आरओसी से कि इसकी अमूल की ऑडिट आपको करनी है, तब आपने क्या क्या चीजें और चेक करनी है। मैटर्स रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग, आपको ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से मैटर डाल के आरओसी को बताने हैं। क्या पॉइंट है ये वाला, मैटर्स रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग। जब आपको रिपोर्ट करनी है आरओसी को, तो अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे ऑडिटर है जो किसको रिपोर्ट कर रहा है, आरओसी को हमेशा की तरह। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, क्या आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, अपनी रिपोर्ट में पहला लिख लो। आई हैव ऑब्टेन्ड फुल इंफॉर्मेशन, या डॉक्यूमेंट्स या पेपर जिसके बिहाफ पे मेरे को रिपोर्टिंग करनी है या कंक्लूजन देना है। पॉइंट नंबर 2, क्या मेरी ओपिनियन में सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो मुझे मिल रही थी पूरी की पूरी मिली है कि नहीं मिली। पहले पॉइंट में ये था कि ऑब्टेन कर लेना, दूसरे में लिख देना कि आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारी मिल गई कि नहीं। तो देखा जाए पहले पॉइंट के साथ कोरिलेटेड था। क्या उनका P&L अकाउंट ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है, क्या उनका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, क्या उन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई हैं, और उनकी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स आपस में एग्रीमेंट यानी कि टैली कर रहे हैं कि नहीं। ये वो वाला वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक नहीं था जो मैं गलती से लिखवा चुका। मैटर्स रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग में मतलब आपको जब ऑडिट रिपोर्ट लिखनी है तो ऑडिट रिपोर्ट में आपने ये, मैं अगर कहूँ ये ऑडिट रिपोर्ट के मैटर्स हैं, ठीक है, आप लोग भी लिख लो ऑडिट रिपोर्ट के मैटर्स, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के कुछ मैटर्स और भी आएंगे। ये ऑडिट रिपोर्ट्स के जर्नल मैटर्स हैं, फिर कुछ ऑडिट रिपोर्ट के स्पेसिफिक मैटर्स भी आएंगे। पहला कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मिल गई है। दूसरा, अपने ओपिनियन के हिसाब से, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज के हिसाब से सारी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो मिली कि नहीं मिली। P&L ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके क्लाइंट ने रखे हुए कि नहीं रखे हुए, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एग्रीमेंट जो भी आपके रिटर्न्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स आपकी आपस में एग्रीमेंट में है कि नहीं है। लॉ में भी है, बिल्कुल है, एक दो और टॉपिक भी आएंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स निकल गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मिली है कि नहीं, P&L ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई है कि नहीं रखी हुई, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स आपस में एग्रीमेंट है कि नहीं है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, यानी कि QO। अगर आपको लग रहा है कि उनके मैटर्स जो है नेगेटिव हैं तो आप QO भी दे सकते हो। एज पर सही बात है। पॉइंट नंबर 24, शेड्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। शेड्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऊपर आप ऑडिट रिपोर्ट के जर्नल मैटर्स से देखो, ये लिखा था आपने
इस चीज को लिखो पहले जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट के जर्नल मैटर्स। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट के शेड्यूल्स, इसको लिखो ऑडिट रिपोर्ट के शेड्यूल्स। मतलब कि जिसको आप बोलते हो, जो आपके वो एनेक्चर्स नहीं लगे होते लाइक पीछे डिटेल्स, स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ ये लिख देते हो ना कि ट्रेडिंग अकाउंट इतना है, P&L अकाउंट इतना है, उसकी बाइफर्केशन जो पीछे लिखी होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऑडिटर विल हैव टू अटैच द शेड्यूल्स, सर्कल करो, ऑडिटर विल हैव टू अटैच द शेड्यूल्स टू द रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके साथ ये शेड्यूल भी अटैच करेगा। क्या सारी ट्रांजैक्शंस कोई अगर आपको कॉन्ट्रेरी लग रही है प्रोविजन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, बाय लॉज के हिसाब से, प्रोविजन होते हैं एक्ट के, ठीक है, रूल्स या बाय लॉज होते हैं सोसाइटी के खुद के, क्योंकि कुछ चीजें वो अपने भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो कोई ऐसी मनी ऑल सम विच ought टू हैव बीन बट नॉट बीन ब्रॉट इनटू अकाउंट, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ओमिशन, कोई ओमिशन वाली गलतियां तो नहीं है, वो भी आप ध्यान में रखो। तो पहले पॉइंट में आपने रिपोर्ट बोली, रिपोर्ट में P&L बैलेंस शीट का ट्रू फेयर व्यू ये दे रहे थे, उसके साथ शेड्यूल लगाया। शेड्यूल में पहला पॉइंट आपने देखा क्या प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स तो नहीं है उस सोसाइटी में। दूसरा देखा क्या कोई ऐसे सम ऑफ मनी जो ought टू हैव बीन रिकॉर्डेड बट एक्चुअली नॉट बीन रिकॉर्डेड, ऐसे पॉइंट है तो उसको भी नोट डाउन करो। एनी मटेरियल या प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सोसाइटी, क्या वो बैड और डाउटफुल तो नहीं है, कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है वो भी, एनी अदर मैटर सबसे मुश्किल, स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। तो ये क्या है शेड्यूल्स। तो यहाँ पे आप याद कैसे करोगे, शेड्यूल के हिसाब से। ऊपर वाला पॉइंट कैसे था, मैटर्स जो रिपोर्टिंग में जरूरत है। प्रोविजन विद रिलेशन टू मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसको अपना हाथों से भी लिख दो। अब ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन नंबर 20 शुरू हो रहा है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो इसका एक्ट भी चेंज हो गया। 2002। सर ये तो हमने देखा ही था, आप हमें ना बताते, हम भी ध्यान में ना देते। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसको अलग चैप्टर बना देते हैं। अच्छा, फिर तो मैं हर टॉपिक को ये अलग चैप्टर बना देता, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है ना। तो आपके चैप्टर हो जाते 60-70। पॉइंट नंबर 1, अब मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या होता है, मतलब जैसे अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने बनाई हुई है, ठीक है, हो सकता है उसमें मेरे को पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ जाएं और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के भी। हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के भी। कोमल आपने बादाम खाने बंद कर दिए। मैंने कभी शुरू नहीं की। हाँ बस तभी आप जाओ, आज से 5 बादाम भिगाने शुरू कर दो और कल से खाना, 3 टैक्स से पहले, 2 ऑडिट से पहले। टैक्स में मैं ठीक हूँ। वो तो आपको लग रहा है ना, मतलब टैक्स इंटरेस्टिंग लगना अलग चीज है और उसमें मैं ठीक हूँ वो लगना अलग चीज है। फिर आप ऐसे करो, 1 बादाम टैक्स के लिए रखो, 4 ऑडिट के लिए, नहीं तो अगर ज्यादा जरूरत है तो 5-5 अलग अलग रखो। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में क्या होगा, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कोई चंडीगढ़ में आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली, तो हो सकता है वहां पे हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी आपको कुछ फुलफिल करना पड़ जाए और कुछ पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी। अगर चंडीगढ़ का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अलग हुआ फिर उसको भी फॉलो करना पड़ सकता है, यानी कि आपकी ट्रेडिंग या आपकी रजिस्ट्रेशन इससे अकॉर्डिंग है कि आप 2-3 स्टेट्स को मिलके कंप्लाई करना चाहते हो उनके एक्ट को, वो होता है मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो उन्होंने एक्ट ही बना दिया, कह रहे हम बता देंगे अगर आपका 1 स्टेट में या 2 स्टेट में ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं अगर मेरे को मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर अपनी सोसाइटी रजिस्टर करानी है, सिंपल शब्दों में बोलूं, मेरे को अगर अपनी कंपनी खोलनी है, कंपनीज एक्ट में नहीं खोलनी, मल्टीपल कंपनीज एक्ट में खोलनी है, मल्टी कंपनीज एक्ट में, ऐसा कुछ। तो कह रहे हैं उसके लिए मेरे को क्या बुक्स अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी, पहली 3 सही है, देखो कैश बुक, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और आगे चौथी आपके पास कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इसको लिख दो एक्स्ट्रा। यही आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट आया है।
पहला क्या आया है, कैश बुक, दूसरा P&L अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, चौथा कॉस्ट रिकॉर्ड। कह रहे हैं कि वो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जहाँ पे मटेरियल और लेबर भी लग रहा है। सर इसको तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। यस, तो कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट ऑडिट। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऑडिटर की पावर्स क्या हैं? कह रहे हैं राइट टू एक्सेस ऑल द टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लैपटॉप उनके देखो, तभी तो ऑडिट कर पाओगे। एक होता है एक्सेस, दूसरा क्या होता है इंक्वायरी। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी तो हो गई, ये रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको बुलाओ, कॉलर पकड़ के नहीं, इज्जत से, और उनसे पूछ लो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसको मैं लिखूंगा इंस्पेक्शन, आप भी लिख लो, पॉइंट से याद रहते चले जाएंगे। और इसको आप बोलेंगे इंक्वायरी। इंस्पेक्शन होती है डॉक्यूमेंट्स की, पेपर की। इंक्वायरी होती है लोगों से पूछताछ। पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। वहां पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। यहाँ पे देखो कौन कर रहा है। तो इसको आपका क्या डालेंगे? इसको डालेंगे देखो ऐसे डेंजर वाला साइन। क्या आपको डेंजर का साइन बनाना आता है? और अगर ज्यादा बनाना है तो इसके कानों के धुएं भी निकाल दो। एक ही आंख बनाई है। आंख नहीं है ये बस आप लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये आंख और फेस, मुंह, नाक इकट्ठा ही है। हाँ जी, एक आंख तो है ही नहीं। बस इसकी तीसरी आंख है, 2 आंखें हैं नहीं इसकी, सीधा ये बाल होंगे, वो उस साइड देख रहा है। आप जो मर्जी लगा लो, बस ये खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बीओडी। किसकी अपॉइंटमेंट? कौन से ऑडिटर की? मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के ऑडिटर की। नॉर्मल ऑडिटर की आरओसी। तो इसके साइड पे आप लिखो, इसके साइड पे लिखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बाय आरओसी। ठीक है, तो इसको आपने भूलना नहीं है। मल्टी कोऑपरेटिव की बीओडी। आप साथ में काजू भी खाओ। हे प्रभु, आपको सबसे पहले प्रार्थना की जरूरत है। मतलब मुझे मजा आता है, ऐसे बच्चे होने चाहिए। अब बंदा भूलेगा भी नहीं। मैंने ना अपना लिख रही थी, तो मैं उसमें आरओसी में लिख रही हूँ, इसलिए मैं खुद को बोल में ज्यादा ऊंची बोल बैठी। ठीक है, बात तो सही है, हो जाता है। तो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो बीओडी करता है। जो मैं यहाँ पे आपको सिमिलर लिखवा रहा था, वो लिखवा रहा था सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वो कौन करता है? आरओसी। कब करनी है? अब अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी को भूल के मल्टी में ही आ रहे हैं। विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेम होती थी ये भी, ये सेम है। अब अपन इसको लिखेंगे, देखो ध्यान से, सेम एज कंपनी ऑडिट। ये लिंकेज होती है। कंपनी ऑडिट में भी पहला जो ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट बीओडी करता है विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन समझते हो? जब आपने कंपनी खोली, यानी सोसाइटी जब ओपन की, उसके 1 महीने में बीओडी। अगर ये मल्टी सोसाइटी है, नॉर्मल सोसाइटी है तो आरओसी। टाइम लिमिट वहां पे नहीं थी, याद है आपको? टाइम लिमिट नहीं थी। अगर बीओडी फेल हो जाते हैं तब फर्स्ट अपॉइंटेड एट जीएम। जीएम में हमेशा कौन करते हैं पता है आपको? जीएम में करेंगे शेयर होल्डर, यानी कि बाय मेंबर्स। जनरल मीटिंग मेंबर्स की होती है अगर बीओडी फेल हो जाता है, और वो अपनी कब तक ऑडिट करते रहेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो पहली एजीएम तक, चाहे वो 2 महीने के बाद आ जाए एजीएम, चाहे 4 महीनों के बाद। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, ये तो हो गया फर्स्ट। सब्सिक्वेंट ऑडिटर एट ईच एजीएम। ईच एजीएम में कौन? बाय एजीएम में कौन अपॉइंट करेगा? बाय मेंबर्स। और वो नेक्स्ट एजीएम तक। एंड इधर आप लिखोगे वो भी नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। एंड नॉट फॉर 5 years। वो 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहाँ पे ना भूल जाओगे, कंपनीज ऑडिटर जो होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, और अगर वो फॉर्म हुई तो 10 साल के लिए। और अगर आप मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हो या कोस्ट ऑडिटर हो, सीएमए वाले, तब आप 1-1 साल के बाद होते हो। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर भी 1-1 साल के बाद। और कब तक? अगली एजीएम तक। फिर से बात करते हैं मल्टी सोसाइटी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? बीओडी। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? बीओडी। विद इन 1 मंथ ऑफ
Registration. अगर बीओडी फेल हो जाता तो जनरल मीटिंग में मेंबर्स। और कब तक रखेंगे? Till the फर्स्ट एजीएम। फिर फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना है फर्स्ट एजीएम में, यानी कि मेंबर करेंगे। वो कब तक रखेंगे? 5 साल के लिए कि अगली एजीएम तक? नेक्स्ट एजीएम, यानी कि कहने के लिए सेकंड एजीएम आ जाएगी ना। पॉइंट नंबर 4, क्वालिफिकेशन। अ पर्सन हु इज सीए कैन ओनली बी अपॉइंटेड। सर अभी तो अपन ने पढ़ा था डिप्लोमा होल्डर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था, तो यहाँ पे लिख दो हेयर डिप्लोमा होल्डर नॉट अलाउड। हेयर डिप्लोमा होल्डर नॉट अलाउड, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा क्रैमिंग। बॉडी कॉर्पोरेट समझते हो? एनी कंपनी, कोई कंपनी जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकती, यानी कि इंडिविजुअल या फर्म ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉई, भाई खुद ही अकाउंट बनाओगे, खुद ही चेक करोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। समझ गए ना? इंडिपेंडेंसी ही नहीं रहेगी। तीसरा, पार्टनर या एम्प्लॉई ऑफ इस ऑफिसर का। सेकंड में क्या था? ऑफिसर या एम्प्लॉई नहीं बन सकते, उसका कोई आगे कोई पार्टनर हो वो भी नहीं बन सकते, या कोई ऐसा बंदा जिसने गारंटी दी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी की 1000 रुपए से ज्यादा, वो भी नहीं। यानी कि उसने बोला हुआ है कि आप लोन दे दो, मेरी गारंटी है, मतलब 1000 रुपए होता ही क्या है? गरीबों की सोसाइटी, ठीक है। तो कौन कौन से 4 लोग नहीं कर सकते? बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर या एम्प्लॉई। ऑफिसर और एम्प्लॉई के पार्टनर्स या किसी बंदे ने गारंटी दे रखी है 1000 से ज्यादा। पॉइंट नंबर 5, ड्यूटीज में पहला है कंडक्ट द इंक्वायरी। वो इंक्वायरी कर सकता है कि क्या आपने लोन्स और एडवांसेस जो दिए, ये मई आरटीपी 2020 का क्वेश्चन है। इस कंपनी लॉ के जैसा है, बिल्कुल कंपनी ऑडिट के जैसे। देखो आरटीपी मई 20 का क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमें पता चल गया हमारी बुक बहुत ही लेटेस्ट है, कम से कम ये वाला पार्ट। तो लोन और एडवांसेस जो आपने दिए, अब मेरे को बताओ ये एसेट वाले हैं कि लायबिलिटीज वाले हैं? क्योंकि मेड है ना। और जिस सिक्योरिटी पे दिए, ये है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। आपने 1000 का लोन दिया तो सिक्योरिटी कम से कम 1200-1300 की रखवाना, तो वो प्रॉपरली लोन आपका सिक्योर्ड है कि नहीं, ऑडिटर ने ये चेक करना है। ऑडिटर की पहली ड्यूटी क्या है? इंक्वायरी करना। इंक्वायरी लोगों से पूछ रहा है कि क्या आपने कोई लोन दिया है, किसी को लोन दिया है तो किस सिक्योरिटी के बेस पे दिया है, सिक्योरिटी की वैल्यू दिखाओ, उसकी वैल्यूएशन दिखाओ। पॉइंट नंबर 2, कोई जो आपकी सिर्फ बुक एंट्रीज आ रही हो, बुक एंट्रीज जैसे कि डेप्रिसिएशन कभी होता नहीं है कि भाई मेरे को यार 200 रुपए की डेप्रिसिएशन देना, ऐसा तो नहीं होता। भाई ऐसा करो 1 किलो डेप्रिसिएशन पैक कर दो, डेप्रिसिएशन लेकिन लगाते जरूर हो। तो वो है सिर्फ आपकी बुक एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। कह रहे जो भी कंपनी में बुक एंट्रीज है वो रिकॉर्ड कर ली कि नहीं। कोई और बुक एंट्रीज बता सकते हो? प्रोविजंस, बिल्कुल ठीक है। और लगाओ आज दिमाग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, जिसकी आप एंट्री करते हो, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो भी तो एक ट्रांजैक्शन हो गई। वो क्या कहते हैं? बुक एंट्री तो हो गई। अगर पे कर दोगे वो ट्रांजैक्शन है, बुक एंट्री के एडजस्टमेंट्स। तो कोई भी अगर आपकी बुक एंट्रीज हैं वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के इंटरेस्ट को लेके, कि उनके लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट में यहाँ सोसाइटी की जगह शब्द आ जाएगा कंपनी। तीसरा, कोई ऐसे पर्सनल खर्चे तो नहीं है जो अपने रेवेन्यू को चार्ज कर दिए। रेवेन्यू अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट, पर्सनल खर्चों को आप P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं, वो ड्रॉइंग्स है, तो उसको आप नहीं दिखा सकते। उसके बाद अगर आपने कोई शेयर्स अलॉट किए हैं कैश के बेसिस पे, तो आपको कैश मिल गया कि नहीं मिला, उसकी एक्चुअली कैश पोजीशन बुक्स में क्या है, बैलेंस शीट में करेक्ट है कि नहीं है, ये आपके पास मान के चलो। जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखवा दिया था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वो शेड्यूल से ऊपर वाला रिपोर्टिंग वाला, वो मैं ये लिखवाना चाहता था। ये 444 स्टार डाल लो। और इसके ऊपर जरूरी नहीं है ये 4 पॉइंट आपसे पूछे जाए, केस स्टडी पूछी जाएगी आपसे। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी पूछ सकते हैं, ये कंपनीज एक्ट में पूछते हैं। कंपनीज एक्ट में क्या पूछा जाता है? केस स्टडी बना देंगे 10 लाइनों की कि शेयर्स अलॉट किए, पैसे आए कि नहीं आए, ये वो, कि बताओ ऑडिटर इसको कैसे डील करेगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन आया कहां से है, ऐसा तो कोई टॉपिक है नहीं। तो ऐसा टॉपिक आपका छुपा होता है रिपोर्टिंग में, इंक्वायरी में। तो आपको बताना है कि अगर तो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का है तो सेक्शन ये रेफरेंस देके ऑडिटर को ये सब चेक करना होता है, तो ऑडिटर ये सब देखेगा ठीक है कि नहीं। कंपनीज एक्ट में आएगा तो उसका सेक्शन आपको देना पड़ता है। फिर इसके साथ साथ आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है
कि सब ठीक है कि नहीं है, सच में कैश मिल गया कि नहीं मिला, बैलेंस शीट की पोजीशन रेगुलर है कि नहीं है। कौन कौन से 4 पॉइंट है? सबसे पहला लोन्स और एडवांसेस दिए हैं, क्या के लिए? सिक्योरिटी के बेसिस पे, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बुक एंट्री प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के इंटरेस्ट में। तीसरा, पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू को तो नहीं चार्ज कर दिए कोई। और चौथा, कोई शेयर्स अलॉट किए हैं आपने कैश पे, तो कैश मिल गया या बैलेंस शीट में या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं। तो पहला है कंडक्ट द इंक्वायरी, दूसरा है मेकिंग द रिपोर्ट। फिर आप रिपोर्ट लिखोगे, ये कुछ भी नहीं है कि आपने कितने अकाउंट्स एग्जामिन किए, क्या कंपनी की बैलेंस शीट और P&L अकाउंट चेक किया, अदर डॉक्यूमेंट चेक किए जो जर्नल मीटिंग में रखने थे, बस ठीक है। चले जी आगे, कुछ भी नहीं है। अदर रिपोर्टिंग में तो आपके पास अगर पेपर आता है, मतलब क्वेश्चन आता है, तो ये लिख दोगे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, P&L ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स ठीक है, और नीचे भी वही चीजें दी हुई हैं कि ऑन इन हिज ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। चैप्टर नंबर 11 आएगा, आपको ये वाली लैंग्वेज मतलब टिप्स पे होगी, ये वाले 2 लाइनें ना हमें याद करनी होती हैं। इन हिज ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, देखो आ रहा है शब्द कहीं पे, ये है कि बैलेंस शीट ठीक है कि नहीं, P&L ठीक है कि नहीं। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉइंट नंबर 6, पावर्स। CG में पास एन ऑर्डर फॉर स्पेशल ऑडिट, ये पावर्स नहीं है, ये स्पेशल ऑडिट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी लॉ में भी आता है ये स्पेशल ऑडिट, याद रख लेना। ये स्पेशल ऑडिट का टॉपिक है, जैसे वो स्पेशल रिपोर्ट का टॉपिक नहीं था, सीरियस इरेगुलरिटीज आ रही है, मिस मैनेजमेंट आ रही थी, एरर फ्रॉड्स आ रहे थे, ठीक है, वो वाले पॉइंट्स थे ना, ये भी वैसे हैं। स्पेशल ऑडिट करवाना, मतलब आप सोच के देखो, इतनी तक नौबत आ गई, CG को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दिख रहा है आपको CG है सबसे पहले यहाँ पे, CG को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ना लिमिट्स क्रॉस हो गई, मुझे अपना ऑडिटर भेजना पड़ेगा कि कंपनी में ऑडिट करवाने के लिए। इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल ऑडिट। वो ये देखेंगे क्या कंपनी के अफेयर्स ऑफ एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लड़का लड़की वाले नहीं, कामकाज वाले, ठीक है, कंपनी के कामकाज वाले अफेयर्स आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो अगर नहीं हो रहे, मतलब वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, करवाओ स्पेशल ऑडिट। पॉइंट नंबर 2, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे कामों में तो इन्वॉल्व नहीं है, बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर and they likely to cause serious injury या damage to the interest of trade, industry या business, कि वो ऐसे काम तो नहीं कर रही कि इंडस्ट्री को या वो बिजनेस को नुकसान पहुंचाएं। पॉइंट नंबर 3, क्या कोई ऐसे काम तो नहीं कर रही कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सोल्वेंसी का खतरा आ गया, मतलब वो लुढ़कने वाली है। पहला, नॉट बीइंग मैनेज एज पर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, वहां पे आ जाता है कंपनीज एक्ट के प्रिंसिपल्स, और सीरियस इंजरी या डैमेज कर रहे हैं वो ट्रेड या इंडस्ट्री को, और इंसॉल्वेंसी एंड डेंजर्स के खतरे आ गए, मतलब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन लुढ़कने वाली है। 3 पॉइंट याद हो सकते हैं ये। 3 पॉइंट में अपने क्या करना है? स्पेशल ऑडिट कौन करवा रहा है? CG। याद रखना, जब वर्ड आएगा स्पेशल ऑडिट, वो हमेशा CG करवाएगी, ना कि ROC। CG स्पेशल ऑडिट करवा रही है 3 केसेस में। पॉइंट नंबर 1, अगर कंपनी के अफेयर्स मैनेज हो रहे हैं कैसे, अगेंस्ट द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। पॉइंट नंबर 2, सीरियस इंजरी हो रही है इंडस्ट्री को, ट्रेड को या बिजनेस को। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल पोजीशन की सोल्वेंसी एंडेंजर या खतरे में पड़ रही है। स्पेशल ऑडिटर कौन होगा? एनी CA और ऑडिटर ऑफ मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी। CA से ही ऑडिट करवाएंगे। तो अगर मैं कहूं CG CA को बोलेगी, CA मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करेगा, ठीक है। CG CA के पास जाएगी, CA उस सोसाइटी में जाएगा। पावर और ड्यूटीज कह रहे हैं ऊपर वाले जो सेक्शन 73 में आपने कवर कर लिए, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन जो भी होंगे। और फिर इसकी रिपोर्ट कौन किसको दे देगा? CG को। रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू CG। CG CA को अपॉइंट करके मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में चला जाएगा, उसकी ऑडिट करके रिपोर्ट CG को सौंप देगा। पॉइंट नंबर 7, इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। सेंट्रल रजिस्ट्रार कितने पॉइंट्स रह गए हमारे? खत्म होने वाला है, चेक करते बस। सर्कमस्टांसेस व्हेन इंक्वायरी में भी
होल्ड और ऑर्डर्ड। सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी कि स्टेट रजिस्ट्रार अलग अलग हो गए, सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हो सकते हैं जो भी। ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ फेडरल कोऑपरेटिव टू विच मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलेटेड, ठीक है। मतलब एक तो ये है फेडरल कोऑपरेटिव, ये लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इनकी जो सोसाइटीज बनी होगी, कम्युनिटी बनी होगी, वो रिक्वेस्ट किसको सौंपेंगे, वो रिक्वेस्ट सौंपेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार को, या फिर कोई एक क्रेडिटर, या फिर 1/3 मेंबर ऑफ द बोर्ड, मेंबर्स नहीं है यहाँ पे, मेंबर ऑफ बोर्ड है बीओडी के, कम से कम वो भी अगर मेरे को रिक्वेस्ट देते हैं, या फिर कम से कम नॉट लेस देन को मैं मिनिमम बोल सकता हूँ ना, मिनिमम 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि फेडरल कोऑपरेटिव हो गए, फेडरल कोऑपरेटिव वाले हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, 1/3 बीओडी के मेंबर हो गए कम से कम, या 1/5 शेयर होल्डर्स, यानी कि बीओडी को बोला कम से कम तो 1/3 लेके आओ, यानी कि 33%, और जो नॉर्मल मेंबर है उनको बोला कम से कम 20% भी आ जाओ, तब भी आप किसको रिक्वेस्ट दे सकते हो, सेंट्रल रजिस्ट्रार को। एंड ही होल्ड एन इंक्वायरी ऑन डायरेक्ट सम, होल्ड एन इंक्वायरी, वो इंक्वायरी कर सकता है ऑन डायरेक्ट सम पर्सन ऑथराइज बाय हिम, वो किसी पर्सन को ऑथराइज करेंगे कि जाओ बाय ऑर्डर इन राइटिंग इन दिस बिहाफ टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। डायरेक्ट सम पर्सन, समझ में आ गया। अगर मैं कहूं सेंट्रल आरओसी, इसको दी जा रही है एप्लीकेशन, ये किसी पर्सन को क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहे हैं कि हे पर्सन आप कहां पे जाओ, उस मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाओ। रिक्वेस्ट किसको आप कर रहे हैं, सेंट्रल आरओसी को, वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जाके छानबीन करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, एक क्रेडिटर को तो बोल ही दिया, कहते क्रेडिटर कल्ला भी काफी है, और 1/5 ऑफ मेंबर्स, ये मेंबर्स थे, ये बीओडी थे। चले जी आगे। नो इंक्वायरी शैल बी हेल्ड अनलेस नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 15 days हैज बीन गिवन टू सोसाइटी, तो इसको आप लिख दो नोटिस टू सोसाइटी, मिनिमम 15 days नोटिस। 15 दिन दे दिए गए, अब आपने जो गपले करने हैं छुपाने हैं जल्दी छुपा लेना, 15 दिन में छुपा ही लोगे, क्योंकि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आ रही है, तो थोड़े पैसे मुझे दे देना, हमने आपके लिए 15 दिन का टाइम रख लिया है, तो 15 दिन में जो छुपाना है छुपा लो। पावर ऑफ पर्सन कंडक्टिंग द इंक्वायरी, पावर्स तो आपको पता है 3-4 तरह की पावर्स होती हैं, उनको एक्सेस दे दो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट का, ऑफिसर्स के लिए इंक्वायरी दे दो, किसी और पर्सन को समन दे दो, ये एक्स्ट्रा आ गया। ऊपर वाले देखो सेम है, ऊपर वाले में क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, पेपर्स की इंस्पेक्शन कर सकते हो आप, ए पॉइंट में आप लिख देते हैं इंस्पेक्शन, सेम है, इंक्वायरी सेम है, और समन, समन समझते हो, नोटिस भेजना, मतलब आप किसी एमडी को, मैनेजर को, आपको जिसके ऊपर डाउट हो रहा है उसको आप नोटिस दे के बुलाना चाहते हो कार्रवाई के लिए, उसको भी आप ले सकते हो। पॉइंट नंबर कौन सा आ गया, 7th 8th। इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऊपर क्या था फिर, इंक्वायरी थी, इसको आप लिख दो सिमिलर, कुछ है ही नहीं। देखो पर्सन सेम है, रिक्वेस्ट आ रही है फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है, क्रेडिटर की, 1/3 मेंबर के बोर्ड की, सेम है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, किसी बंदे को भेज देंगे भाई जा इंस्पेक्शन कर रहा, 15 दिन का नोटिस दे देना, लिख दो सेम एज इंक्वायरी, यहाँ पे बस इंस्पेक्शन को सर्कल कर लेना। चले जी आगे। पावर्स में क्या है, एक्सेस, वेल्थ, ये थोड़े से बी और सी थोड़े से अलग है, डिफरेंट, कह रहे कैश बैलेंस चेक करने हैं और उनकी मीटिंग चेक करनी है, खत्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आपका खत्म। अब देखो छोटा सा यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है ना यहाँ पे, जैसे ही मैंने 13A बनाया होगा ना, तो 13 के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि उसको मैंने अलग नहीं किया, बाकी पता नहीं है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में होटल हॉस्पिटल के भी आ सकते हैं। जब आप 13 चैप्टर कर लेंगे तो 13A के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे कुछ, यानी कि समझ गए ना, चैप्टर 13 और 13A के क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे डाल दिए। तो इसी के साथ आपका बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कल इसकी 10-15 मिनट में रिवीजन करके क्लिप बना देंगे,
ठीक है कि आज ही बना दें?